ऑल राइट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आपने जो अभी रिसेंट एग्जाम दिया होगा किसी ने, तो वो भी अच्छा ही हुआ होगा। एंड प्रेयर्स कि आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आए और आप एक कदम आगे बढ़े इंशाल्लाह। राइट। क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम जिया राना और तकरीबन पिछले कुछ 10 साल से एसीसीए के डिफरेंट कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, जिसमें टैक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस टैक्सेशन जैसे पेपर्स हैं। अगर मैं बात करूं अपने वर्किंग एक्सपीरियंस की, तो आई वर्क एट केपीएमजी टैक्स डिपार्टमेंट में। मैंने जो 4 से 5 साल काम किया यहीं कराची ऑफिस में। और अब मैं जॉब नहीं करता, मैं अपने बिजनेस में हूँ और साथ में आपकी टीचिंग करता हूँ। आप लोगों के इंट्रोडक्शन की तरफ जाऊंगा तो मेरे 20, 25 मिनट, 30 मिनट चले जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन हमारे सेशन में होता रहेगा। राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आप आज जिस क्लास में आप जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है, इसके लिए आप डे 1 से एफर्ट्स करेंगे। ऐसा ही है भाई? आप लोगों से जवाब चाहिए मुझे, प्लीज अटेंटिव रहिएगा। कोई सोता हुआ बच्चा नजर नहीं आए। आ, उसकी वजह यह है कि आप लोग अगर इस तरह करेंगे तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी आएगा। राइट। वो अगर कोई, ये बात हकीकत है, अगर जो नमाज पढ़ाने वाला उसके पीछे वाले सुस्ती कर रहे हो तो पढ़ाने वाला भी वैसा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा अच्छा टेक्स्ट पढ़े तो आपने खुद भी अच्छे रहना है। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? ये चीज बहुत सारे बच्चे शायद सैटरडे की क्लास में नहीं होंगे। उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी सैटरडे की सरकमर के साथ इंट्रो क्लास हुई थी, मैं उसी की कुछ चीजें डिस्कस करूंगा। हम शुरू के 10, 15, 20 मिनट उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। आज डे 1 पे मेरे साथ ये चीज सर ने भी गाइड किया होगा, मैं भी गाइड कर देता हूं। जब आप एग्जाम बुक करेंगे तो वहां पे टेक्स्ट का वेरिएंट पूछेगा आपसे। तो आपने वहां पे कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट करना है? इंग्लिश नहीं, यूके वेरिएंट। राइट। चाइनीज वेरिएंट का टेक्स्ट का पेपर भी होता है एसीसीए का। इंडोनेशियन टेक्स्ट का भी होता है, पाकिस्तानी टेक्स्ट का पेपर भी होता है। तो जब पेपर बुक कर रहे होते तो बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन ये आ रहा होता है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि इसका वेरिएंट कौन सा है। तो आज डे 1 पे याद रखने हम कौन से टैक्सेस पढ़ने जा रहे हैं? यूके टैक्सेस। तो एट टाइम ऑफ बुकिंग योर एग्जाम यू नीड टू सेलेक्ट यूके टैक्सेशन। राइट। सेकंड थिंग, क्विकली, आप लोगों को ये मालूम है, पता चल चुका है लास्ट क्लास में कि हमारे पेपर में कितने सेक्शंस आते हैं? 3। सेक्शन ए में किस तरह के सवाल आते हैं? नो, ओटीक्यूज आते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लें। एमसीक्यू और ओटीक्यू में क्या डिफरेंस है? अगर मैं बात करूंगा एमसीक्यूज की, तो वहां पे माइंड में ये चल रहा होता है कि सवाल होगा, नीचे 2 या 3 या 4 ऑप्शंस होंगे। एमसीक्यूज इसी तरह के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्वेश्चन है, नीचे 2-3 ऑप्शंस होंगे। लेकिन इस तरह के सवाल सेक्शन ए में नहीं आते। सेक्शन ए में आते हैं आपके ओटीक्यूज, स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। अब सर, एमसीक्यू और ओटीक्यू में क्या फर्क है? अगर ओटीक्यू बोल दिया गया तो इसमें फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला सवाल भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है, टू चॉइसेस आंसर भी आ सकते हैं, ड्रैग एंड मैच का क्वेश्चन भी आ सकता है। यानी कि जहां पे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आए तो वो यकीनन एमसीक्यूज नहीं होंगे, वो क्या होंगे आपके लिए? ओटीक्यूज होंगे। तो सेक्शन ए में हमारे पास 15 सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चन इज ऑफ वर्थ 2 मार्क्स। तो सेक्शन ए हमारा कितने मार्क्स का हो गया? 30। इसके बाद सेक्शन बी भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक फर्क है ए और बी में। जो सेक्शन ए के सवाल हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, वो आइसोलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेक्शन बी ऑफ द पेपर, तो यहाँ पे एक सिनेरियो होगा, एक स्टोरी होगी, उसके बारे में 5 सवाल होंगे। फिर सेकंड स्टोरी होगी, उस स्टोरी के अगले 5 सवाल होंगे। फिर थर्ड स्टोरी होगी, उसके भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन बी में भी टोटल कितने सवाल हो गए? 15 सवाल हो गए। 2 मार्क्स ही 30 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये जो स्टोरीज आती हैं, सिनेरियोज आते हैं, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक आता है। एक सिनेरियो अलग टॉपिक का आता है, सेकंड सिनेरियो अलग टॉपिक का आता है, और थर्ड सिनेरियो एक डिफरेंट टॉपिक से आता है। आप जो बच्चे एफआर दे चुके हैं उनके लिए सेक्शन बी में इसी तरह के सिनेरियोज आते हैं, लेकिन वहां पे पता नहीं होता कि किस टॉपिक से आएगा। लेकिन टैक्सेशन की ब्यूटी ये है कि हमें सेक्शन बी के एरियाज पता है कि ये किस 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 टॉपिक के सवाल आएंगे। तो यहाँ पे हम बहुत क्लियर होंगे कि यार एक सवाल हमारे पास आएगा वैट से, एक सवाल आएगा हमारे पास सीजीटी से, और एक थर्ड क्वेश्चन आएगा आईएसटी से। आई रिपीट, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे वो जरा बातों को केयरफुली सुने, अपने माइंड में बिठाएं।
सेक्शन बी के 3 एरियाज है, एक क्वेश्चन आएगा, एक सिनेरियो आएगा जिसका नाम है वैट, सेकंड आपके पास है सीजीटी, और थर्ड आपके पास क्या है, आईएचटी। ये 3 सिनेरियोज ये कंफर्म है, इसके अलावा कोई और एरिया नहीं है जो सेक्शन बी में टेस्ट किया जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन सी। अभी तक कितने मार्क्स हमारे हो गए, 30 नंबर सेक्शन ए के, 30 मार्क्स सेक्शन बी के, 60 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी की बात करें तो रिमेनिंग 40 मार्क्स ऑब्वियसली सेक्शन सी से बर्डन करते हैं। सेक्शन सी के 40 नंबर कैसे बनते हैं, 3 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। एक सवाल आता है 10 मार्क का, और 2 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के। तो 15 नंबर के 2 सवाल हो गए 30 मार्क्स, और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है जिसको, आवाज आई थी यहां से, टैक्स प्लानिंग कहा जाता है, राइट। बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं, एक होगा इनकम टैक्स का, एक होगा कॉर्पोरेशन टैक्स। याद रहेगा। क्विक रिकॉल, सेक्शन ए के सवाल कहां से आने हमें मालूम नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं। सेक्शन बी के 3 सिनेरियोज आएंगे, हमें पता है कि कहां कहां से आएंगे, वैट, सीजीटी, आईएसटी। सेक्शन सी के 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें 2 का कंफर्म है, एक आएगा इनकम टैक्सेस से, दूसरा आएगा कॉर्पोरेशन टैक्सेस। और जो टैक्स प्लानिंग है ये कुछ टॉपिक या चैप्टर नहीं है, ये टैक्स प्लानिंग है, ये पूरे के पूरे टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। याद तक सही है। इन टोटल बात कर लूं, सेक्शन ए के 30 नंबर और सेक्शन सी का 10 मार्क वाला क्वेश्चन, 40 नंबर का पेपर ऐसा है कि जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन 60 नंबर का ऐसा पेपर है जिसके बारे में हम क्रिस्टल क्लियर है कि ये क्वेश्चन किन किन एरिया से बर्डन करेंगे। आसानी हो जाती है ना भाई, जब आपको पता है कि यार सेक्शन बी में किस तरह का सवाल आएगा, सेक्शन सी के 2 क्वेश्चंस कहां से आएंगे, एरियाज आपको मालूम है, तो एक माइंड पहले मेकअप हो जाता है कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है और इन क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। तो 16 मार्क्स का एरिया में कंफर्म पता है। बाकी 30 मार्क्स सेक्शन ए के और 10 नंबर का जो टेक्स्ट प्लानिंग का क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हम फुली प्रिपेयर करके जाएंगे, और 100 मार्क्स की हम प्रिपरेशन करके जाएंगे, और अच्छे से हम इंशाल्लाह इसको पास भी करेंगे। एक और सवाल हमेशा बच्चों से पूछता हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, आज आप टेक्स्ट की सेकेंड क्लास में है, इस टेक्स्ट के सेशन को जो बच्चे इस जवाब को जानते हैं वो प्लीज साइलेंट रहे, बाकी लोग जरा सोचिएगा। इस टेक्स्ट के पेपर को जो आप पढ़ने जा रहे हो, या कोई भी पेपर जो आप पढ़ते हो, इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एज अ प्रोजेक्ट बेस इसको डील करना चाहिए, या एज एन ऑपरेशन डील करना चाहिए, ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट। जी, जो लोग कह रहे हैं कि ये एज ऑपरेशंस हमें अपने F6 के पेपर को पढ़ना है, रेज योर हैंड्स प्लीज, शर्माए मत, कोई मसला नहीं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जो ऑपरेशंस कह रहे हैं वो प्लीज रेज योर हैंड्स, और बाकी सारे जो हैंड रेस फिर भी करने हैं, जो इसको कह रहे हैं एज अ प्रोजेक्ट लेकर चले, वो कौन लोग हैं, रेज योर हैंड्स। आप लोगों से पूछ रहा हूं, जिंदा लाशें नहीं बनना हमने यहाँ पे, राइट। तो मेजॉरिटी बच्चे ये कह रहे हैं कि इसको हमने एज अ प्रोजेक्ट लेकर चलना है। दोनों में फर्क समझ लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। देखो, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि इस काम की एक स्टार्ट डेट है, और प्रोजेक्ट की एक एंडिंग डेट होती है, कंप्लीशन डेट होती है, और यकीनन इस प्रोजेक्ट का एक आउटकम होता है। तो आप ACCA या जिंदगी में कोई भी पेपर आप पढ़ रहे हो, तो वो पेपर आपने एज अ प्रोजेक्ट डील करना है, ऑपरेशंस नहीं बना लेना कि पढ़ा दिया फेल किया, दोबारा पढ़ा दिया फेल किया, दोबारा पढ़ा दिया फेल किया, ये ऑपरेशंस बन जाएंगे। तो किसी भी पेपर को ऑपरेशन नहीं बनाना, एज अ प्रोजेक्ट डील करना कि आज हमने स्टार्ट किया है, इस दिन कंप्लीट होगा, इस दिन हम पेपर देंगे, पास करके आगे बढ़ेंगे। एक प्रोजेक्ट खत्म होता है तो अगला स्टार्ट होता है। तो ये कोई भी पेपर इंक्लूडिंग F6 का पेपर, ये हमारे लिए एज अ प्रोजेक्ट हमने पढ़ना है। ये आपके लिए प्रोजेक्ट है, मेरे लिए ऑपरेशंस है। ये आपके लिए प्रोजेक्ट है, मेरे लिए, मेरा तो काम ही यही है कि F6 पढ़ाना। लेकिन आपका काम ये नहीं बनना चाहिए कि F6 पढ़ना, हमेशा F6 ही पढ़ते रहना, ऐसा नहीं करना। तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। हम यहाँ पे मैट्रिक इंटर के लिए तो नहीं आए पढ़ने के लिए कि पूरा साल पढ़ेंगे, फिर 1 महीने की छुट्टी होगी, उसमें हम तैयारियां करेंगे और फिर पेपर देंगे। बाबू, यहाँ पे जिस दिन कोर्स खत्म होगा उसके 2 हफ्ते के बाद पेपर है। तो ये बात पॉइंट हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि आप अपना दिमाग बना लें कि भाई डे 1 से हमने पढ़ना है, राइट। 16 को हमारा कोर्स शुरू हुआ था, सर ने भी ये बात आपको बताई होगी। कंफर्म 2 मंथ्स में हमारा कोर्स एंड हो जाएगा, उसके बाद 2-2.5 हफ्ते होंगे आपके पास अपनी तैयारी के लिए। लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि यार हम उसी 2-2.5 हफ्ते में पढ़ेंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद। अगर कोई बच्चा ये सोच दिमाग में लेके बैठा हुआ है तो अभी से फेल होने, अपना रिजल्ट के आगे फेल खुद ही लिख ले। हमने इस पेपर को डे 1 से पढ़ना है, जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी वैसे वैसे हम इसको साथ साथ में इसको प्रिपेयर भी करते रहेंगे।
यहां तक बातें क्लियर है भाई? अब आ जाओ जरा, आप लोगों को सब चीजें आती हैं, थोड़ा सा हम जो लोग नहीं थे लास्ट क्लास में या थे भूल चुके हैं चीजें, उसके लिए हम एक क्विक रिकॉल करने जा रहे हैं। दो चीजें आपने बहुत अच्छे से समझ ली होंगी, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स क्या होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स किसके टैक्सेस को कहा जाता है? वेरी राइट, कंपनी टैक्सेशन इज टर्म्ड एज कॉर्पोरेशन टैक्स। और इनकम टैक्स किसे कहा जाता है? इंडिविजुअल पर्सन टैक्स, जिसे इनकम टैक्स को पर्सनल टैक्स भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पर्सनल टैक्स। जब आप लोग अपना टैक्स कंप्यूट करोगे, जब मैं अपना टैक्स कंप्यूट करूंगा, जब भी कोई जिंदा इंसान की टैक्सेशन की बात की जाएगी तो उसे नाम दिया जाएगा इनकम टैक्स का। आई रिपीट फॉर द नेक्स्ट टाइम, इनकम टैक्स का मतलब इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन। इनकम टैक्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज पर्सनल टैक्स। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेशन को इनकम टैक्सेस कहा जाता है, और जिसके बारे में हमें मालूम है कि सेक्शन सी में एक 15 मार्क्स का कंफर्म सवाल आना है। अगर मैं अब कुछ चीजें, बाय द वे आपको ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको होपफुली यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट नोट्स थिंग। अगर किसी स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं है तो प्लीज कॉपियर से नोट्स ले लीजिएगा ब्रेक टाइम में, राइट? उन नोट्स के अलावा आपको अपने रजिस्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी में सवाल है, उसी में जवाब है, उसी में लिखने की जगह है, उसी में समझाने की बात है। सब कुछ उसी नोट्स में, हमारा जीना मरना वही नोट्स हो जाएंगे। हमें अलग रजिस्टर भी खोलने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। तो जो लास्ट क्लास की बात थी, मैं उससे अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। हमने बात की थी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स इज ऑल्सो टर्म्ड एज पर्सनल टैक्स। और पर्सनल टैक्स किसे कहा जाता है? इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन। इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स है, इंडिविजुअल पर्सन टैक्सेशन। भाईजान, अगर आपने अपना टैक्स कंप्यूट करना हो, आपने पर्सनल टैक्स कंप्यूट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने बारे में क्या, किन चीजों की जानने की जरूरत पड़ेगी? सोर्सेस ऑफ इनकम की। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनको बता दूं कि हम लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुई थी उसको थोड़ा सा रिकॉल करके बेस बना के फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनकम टैक्सेस के लिए हमें पर्सनल टैक्स की कंप्यूटेशन के लिए सोर्सेस ऑफ इनकम चाहिए। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के मेनली एंड टोटली कितनी तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकते हैं? 6 तरह के। किसी भी पर्सन के 6 तरह के सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हमेशा होने चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा। मैंने क्या बोला कि किसी भी सोर्स पर्सन के सोर्सेस ऑफ इनकम 6 तरह के हो सकते हैं, ये मैक्सिमम टाइप्स है। इसके बाद सातवीं कोई कैटेगरी नहीं है। हाँ, अगर वो जुए खेलता है, सट्टे खेलता है, तो उसको यहाँ पे रिपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो किसी भी पर्सन के ये 6 तरह के सोर्सेस हो सकते हैं। अगर मैं वन बाय वन नाम लिखना शुरू करूं, नंबर 1, प्रॉपर्टी इनकम। कोई मसला नहीं, ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आप बता रहे हैं वो सही है या जो मैं लिख रहा हूं ये सही है। दिस सीक्वेंस कैन बी चेंज्ड। प्रॉपर्टी इनकम के बाद सेकंड मेरे सामने नाम आया था एम्प्लॉयमेंट इनकम का, फिर अभी एक नाम आया ट्रेडिंग इनकम का, फिर उसके बाद इंटरेस्ट इनकम का, फिर उसके बाद डिविडेंड इनकम का, और लास्ट में पेंशन इनकम का। ये तमाम तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम ऐड हो जाते हैं। अब एक माइंड में सवाल आता है, सर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करें, क्या इनकम टैक्स हर इनकम पे अलग अलग कैलकुलेट होगा? आंसर इज नो। मैंने हेडिंग ऊपर दी हुई है पर्सनल टैक्स की, इनकम टैक्स की, और इसके बाद मैंने सारे सोर्सेस को एक साथ लिख दिया। तो इससे हमें एक बात क्लियर हो गई कि जब कभी भी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन होगी, कैलकुलेशन होगी, तो हर सोर्स ऑफ इनकम पे सेपरेट टैक्सेशन नहीं होगी। एक पर्सन के एक साल में कमाए गए तमाम तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम को एक साथ एडअप करवाया जाएगा। और किसी भी पर्सन के मैक्सिमम सोर्सेस ऑफ इनकम 6 तरह के हो सकते हैं, और इनके नाम हमने लिख दिया प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट,
डिविडेंड, पेंशन। इन तमाम सोर्सेज को एडअप करने के बाद हमारे पास एक इनकम आती है जिसे क्या नाम दिया जाता है? टोटल इनकम। हर सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग टैक्स नहीं होता, तमाम सोर्सेज को एडअप करके हम टोटल इनकम तक जाते हैं। इस टोटल इनकम में से एक टैक्स फ्री इनकम है। आपने जितना भी टोटल कमा लिया एक साल में, टैक्स बॉडी कहती है कि हम इस टोटल कमाई के इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे। जाओ तुम्हें कुछ पैसे छोड़ दिए, जाओ तुम्हें कुछ इनकम छोड़ दी जिसपे कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री इनकम। तो टोटल इनकम में से सबसे पहले टैक्स फ्री इनकम को हटाओ, फिर जो बाकी बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। देखो बहुत आसान तरीके से समझते हैं, डेली लाइफ की बात कर रहे हैं। मैंने एक पूरे साल में जितने पैसे कमाए, तो मेरे तमाम तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम को एडअप करके टोटल इनकम आई मेरी, उसमें से जो टैक्स फ्री इनकम है, लेकिन इस टैक्स फ्री इनकम को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। वेरी राइट, इसको नाम दिया जाता है पर्सनल अलाउंस। और ये पर्सनल अलाउंस की अमाउंट किसी को याद है कितनी है? तो जो यूके की टैक्स बॉडी है, जो यूके की टैक्स बॉडी है जिसका नाम है HMRC, स्टैंड्स फॉर हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। अगर ये भी कभी MCQ में सवाल आ जाए कि HMRC स्टैंड्स फॉर और उसके नीचे चार ऑप्शंस हो तो चारों सही लग रहे होते हैं, वहां पे हम एक्चुअल भूल जाते हैं। तो इसका एक्चुअल क्या है? फुल फॉर्म हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स। आई डोंट नो कि अब इन्होंने हर को हिस किया कि नहीं किया, बिकॉज क्वीन तो निकल गई, अब कौन है? किंग है, राइट? तो वैसे ये अब शायद हिज मैजेस्टी कर दिया, लेकिन फिलहाल हमारे पढ़ने लिए याद रखने के लिए यूके टैक्स बॉडी का नाम है HMRC, हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। तो इस टोटल इनकम में से HMRC ने बोला कि जाओ तुम्हें इतनी इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स फ्री इनकम है। लेकिन हम इसको आइंदा से टैक्स फ्री नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या नाम देंगे? पर्सनल अलाउंस। सारे सोर्सेज को अडॉप्ट किया, टोटल इनकम तक आए, टोटल इनकम में से पर्सनल अलाउंस माइनस किया, नाउ वी एंड अप विद द टैक्सेबल इनकम। अब जो इनकम आएगी उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं यहां पे? टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम नाम से समझ में आ रहा है कि ये वो इनकम होगी अब जिस पे टैक्स लगना है। टैक्सेबल इनकम का मतलब कि ये वो इनकम होगी अब इस इनकम पे आप मल्टीप्लाई करवाओगे। क्या चीज मल्टीप्लाई करवाओगे? टैक्स रेट्स। तो फाइनली आपके पास क्या चीज आ जाएगी? इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। तो जो इनकम टैक्सेस का 15 नंबर का सवाल है ना, वो इसी तरह से बनता है कि एक पर्सन के पूरे साल में कमाए गए सोर्सेस ऑफ इनकम, इन सबको एडअप करो, टोटल इनकम तक जाओ, टोटल इनकम के बाद पर्सनल अलाउंस माइनस करो, टैक्सेबल इनकम आएगी। टैक्सेबल इनकम पे आप टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल एंड अप विद इनकम टैक्स लायबिलिटी। ये दिखने में बहुत छोटा सा है सर, 7-8 लाइनों में तो कहानी निपट गई। ऐसा नहीं है। हमारा जो 2 महीने का कोर्स है ना टैक्स का, जो अराउंड 16 से 18 फैब तक जाके एंड हो जाएगा, उसमें से 1 महीने तक सिर्फ इनकम टैक्सेस ही चलता रहेगा। सो वन ऑफ द लेंथीएस्ट एरिया इन टैक्सेशन इज इनकम टैक्सेस, राइट? इंटरेस्टिंग भी है और लेंथी भी है। लेकिन इसके पढ़ने के साथ साथ ये अराउंड आपका कोई 55% ऑफ द सिलेबस भी कवर हो जाता है 1 मंथ में। तो इसकी बेस पे आपके दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाते हैं। तो अगर जिस बच्चे ने इनकम टैक्सेस सीख लिया, वो उसको बाकी टैक्स की चीजें भी आराम से समझ में आ जाएंगी। लेकिन इसके सीखने के लिए जरूरी है कि आप क्लासेस रेगुलरली लेना, कोई भी क्लास स्किप नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे बहुत लिंक्ड चल रहा होता है तमाम चीजें। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक एरिया इनमें से कोई भी इनकम हेड स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट इनकम की बात कर ली, अब उस इंटरेस्ट इनकम की बेस पे टैक्स लायबिलिटी तक कैसे जाना है, अगर ये वाली क्लास मिस आउट होगी तो आप हमेशा मसले में रहोगे। तो भाईजान हमारी गिन के वीक में 4 क्लासेस हैं और 2 महीने की क्लासेस हैं। तो यार मेरा नहीं ख्याल कि हमें कभी कोई छुट्टी करनी चाहिए इस पूरे सेशन में। अगर आप वाकई में टैक्स के पेपर को अच्छे से पढ़ना और इज्जत से पास करना चाहते हैं, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि क्लासेस से कभी तुल्ला नहीं मार लेना, राइट? कभी भी कुछ होता है हम बोलते हैं यार क्लास सेकेंडरी थिंग है, हम बाकी काम पहले कर लें, ऐसा नहीं करना। ये प्राइमरी चीज, इसको समझ लो। 2 महीने के लिए हमारी मान लो इंशाल्लाह आप 15 जनवरी को, सॉरी आपका एग्जाम कब है?
मार्च में। आपका रिजल्ट कब आएगा? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या 14 अप्रैल, 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। उस दिन जब पेपर पास होगा आप दुआएं दोगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जो जो आपको फूड स्टेप्स दिए जाए उन फूड स्टेप्स को फॉलो करते रहना। याद तक सही? वापसी आते हैं जी। टैक्सेबल इनकम तो हमने बोल दिया कि ये पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद ये टैक्सेबल इनकम आ गई, जिस पे टैक्स रेट लगने और टैक्स लायबिलिटी आनी है। हमें ये भी मालूम है कि अब यहाँ पे रेट्स कितनी तरह के हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो 20% पे टैक्स देंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो 40% पे टैक्स देंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो 45% पे टैक्स देंगे। दैट डिपेंड्स कि जो टैक्सेबल इनकम है ये बैंड्स की बेस पे फॉल करती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 37,700 की रेंज तक है, आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्सेबल इनकम, तो आप पे 20% टैक्स है। आपकी टैक्सेबल इनकम 37,701 से 150,000 के इन बिटवीन हुई तो आप पे टैक्स रेट कितना लगेगा? और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 150,000 से ज्यादा हुई तो फिर टैक्स रेट कितना हो जाएगा? आखिरी चीज समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरी टैक्सेबल इनकम 20,000 है। फॉर एग्जाम्पल मेरी टैक्स, मैं इनकम नहीं बोल रहा क्योंकि इनकम में तो शायद टोटल भी आए, इनकम में शायद टैक्सेबल भी आए, बट ये बैंड रेट हम किसके मुताबिक चेक करते हैं? टोटल के मुताबिक या टैक्सेबल के मुताबिक? टैक्सेबल के मुताबिक। मैंने कहा कि लेट्स से मेरी टैक्सेबल इनकम 20,000 है, तो मैं कितने परसेंट पे टैक्स दे रहा हूँ? तो मेरा स्टेटस बन जाएगा, मैं किस तरह का बंदा कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा BRTP। BRTP बोले तो बेसिक रेट टैक्स पेयर। अगर कोई पर्सन 40% का टैक्स दे रहा हो तो उसे हम नाम देंगे HRTP, हाई रेट टैक्स पेयर। और अगर कोई पर्सन 45% तक टैक्स दे रहा हो, वेरी गुड, उसका नाम दिया जाएगा ARTP, एडिशनल रेट टैक्स पेयर। देखो ये मैं कोई नई चीज नहीं डिस्कस कर रहा, ये मैं तमाम वही बात कर रहा हूं जो आपकी साइड की क्लास में हो चुकी है, लेकिन यकीनन हम भूल चुके होंगे, तो इसलिए एक क्विक रिकॉल देना जरूरी है। हमने इस स्लाइड पे रहते हुए अपनी बात शुरू की थी, हमने स्लाइड पे रहते हुए अपनी बात शुरू की थी इनकम टैक्सेस की, पर्सनल टैक्स की, या जिसे इंडिविजुअल पर्सन टैक्स भी कहा जाता है। आप और मेरा, किसी भी इंसान का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए उसके सोर्सेस ऑफ इनकम देखे जाएंगे। एक पर्सन के मैक्सिमम 6 तरह के सोर्सेस हो सकते हैं: प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, डिविडेंड, पेंशन। सबको एडप्ट करके टोटल तक जाया जाएगा, उसमें से पर्सनल अलाउंस माइनस करके टैक्सेबल इनकम आएगी। इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स लगेंगे जो कि 20% भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45% भी हो सकता है। देन टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट्स मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी। फिर हमने और बात की कि जो बैंड है टैक्सेबल इनकम, देखा जाता है कि किस बैंड में फॉल करी, उस बैंड के मुताबिक टैक्स रेट अप्लाई किया जाता है। इसी के बेस पे आपने प्रीवियसली कुछ 6-7 एग्जाम्पल भी सॉल्व की होंगी। जो बच्चे लास्ट क्लास में थे उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी तक जाया जाता है। अगर किसी ने वो एग्जाम्पल सॉल्व नहीं भी की, लास्ट क्लास में नहीं था, डोंट वरी, हम पूरे इनकम टैक्सेस में ये तमाम चीजें बार बार हर नए सवाल में कर रहे होंगे। यहाँ तक सही है? आवाज नहीं है? यहां तक सही है भाई? मैंने अपनी पिछली बातों में हमेशा एक वर्ड यूज किया, मैंने अपनी पिछली जितनी भी बात की मैंने एक वर्ड यूज किया कि एक पर्सन ने एक साल में जितने पैसे कमाए, एक पर्सन के एक साल में जितने सोर्सेस ऑफ इनकम थे। तो क्या यहाँ पे मैं अंग्रेजी साल की बात कर रहा हूं जो जनवरी से शुरू होता है दिसंबर में खत्म होता है, या हम फिस्कल ईयर की बात करें? योर आंसर इज राइट। जो यहाँ पे मैं ईयर की बात कर रहा हूं, जो यहाँ पे मैं ईयर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम किस ईयर की बात करें? टैक्स ईयर की, या जिसे आप लोग क्या नाम दे रहे हो, फिस्कल ईयर का। हम जो साल साल की बात करें ना, एक साल में कितना कमाया, तो हम यहाँ पे अंग्रेजी साल की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट फिस्कल ईयर। हमारे लिए फिस्कल ईयर कौन सा रेलिवेंट है? फिस्कल ईयर 22-23। हम जितना भी टैक्स में अभी पढ़ने जा रहे हैं ये फिस्कल ईयर 22-23 के मुताबिक पढ़ने जा रहे हैं।
मेरे दोस्तों फिस्कल ईयर 22-23 की स्टार्ट डेट और एंड डेट किसी को मालूम है? 6 अप्रैल 2022, 5 अप्रैल 23। जो भी इंडिविजुअल पर्सन की हमने कैलकुलेशन सीखनी है, चीजें सीखनी है, टोटल इनकम, पर्सनल अलाउंस माइनस होना है, टैक्सेबल इनकम पे आना है, टैक्स रेट लगना है, ये सारा कुछ होना है। ये सारा कुछ किसके हिसाब से होना है? फिस्कल ईयर के हिसाब से होना है। और हमारे लिए रेलिवेंट फिस्कल ईयर इज 22-23, which starts from 6 April 22 and ends on 5th April 23। तो हमारे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ड्यूरिंग क्लास, या आपकी किट में जितने सवाल हैं, या आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, वो सारे का सारा किस फिस्कल ईयर की बात कर रहा होगा? 22-23 की बात कर रहा हूं। और 22-23 की ये डेट्स आपने याद रखनी है कि फिस्कल ईयर 22-23 6 अप्रैल 22 को शुरू होता है यूके में, और नेक्स्ट ईयर 5 अप्रैल 23 पे एंड होता है। एक जनरल क्वेश्चन, पाकिस्तान का फिस्कल ईयर क्या है? 1 जून या जुलाई? जुलाई से नेक्स्ट ईयर 30 जून तक, ये पाकिस्तान का फिस्कल ईयर है। जुलाई से शुरू होता है और अगले 12 महीने बाद 30 जून को खत्म हो जाता है। ये पाकिस्तान का फिस्कल ईयर, ये हर कंट्री की डिफरेंट डेट्स है। टैक्स ईयर या फिस्कल ईयर की डेट्स हर कंट्री की डिफरेंट है। लेकिन मुझे भी पता चला जब एक दफा मैं हिस्ट्री फैक्ट्स पढ़ रहा था, तो पाकिस्तान का फिस्कल ईयर भी यही डेट्स थी, 6 अप्रैल 22 से 5 अप्रैल 23। पाकिस्तान का भी फिस्कल ईयर यही था। लेकिन 1962 या 1963 में जाके चेंज हुआ, फिर जुलाई से 30 जून किया। क्योंकि जब ब्रिटिश यहां से गए थे तो अपने रूल्स रेगुलेशन छोड़ के गए थे। तो पाकिस्तान बनने के कुछ ईयर्स तक हमारा भी फिस्कल ईयर यही था, यूके वाला। लेकिन उसके बाद लॉ चेंज हुआ, तो पाकिस्तान में भी फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ जुलाई से नेक्स्ट ईयर 30 जून तक। बट ये तो जनरल मैंने आपको पॉइंट बता दिया। लेकिन हम जिस फिस्कल ईयर की बात करें, ये यूके का टैक्स ईयर है। यूके का टैक्स ईयर हमारे लिए रेलिवेंट है 22-23, विच स्टार्ट ऑन 6 अप्रैल 22 एंड एंड्स ऑन 5 अप्रैल 23। यहां तक क्लियर है भाई साहब? यहां तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। ऑनलाइन वालों, यू आर ऑल्सो वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप फिजिकली नहीं हो तो प्लीज आप ये मत सोचना कि आपके क्वेश्चन को आंसर नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरी क्वेश्चन, यू मे राइट इन द चैट बॉक्स। ये सवाल था फिस्कल ईयर का, बोल देता हूं। भाई यहां तक सारे क्लियर है? कोई सवाल नहीं है किसी का? इतना इतना अच्छा समझ में आता है आपको? अच्छा, आज आप सवाल नहीं पूछ रहे, फिर मैं सवाल करूंगा तो जवाब देना है उसका। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो जितने भी सोर्सेस ऑफ इनकम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बेशक वो प्रॉपर्टी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ट्रेडिंग हो, कोई भी इन छह में से कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो, ये आप समझ लो ये एक अलग अलग पूरी पूरी स्टोरी है, पूरा पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है ये। ऐसा नहीं है कि आपको सवाल में प्रॉपर्टी इनकम प्लेट में रख के पेश की होगी, ये लो भाई प्रॉपर्टी इनकम है, ये एम्प्लॉयमेंट है, आप सबको एडअप करवा के पूरा कहानी कर दोगे, ऐसा नहीं है। ये पूरे पूरे अलग चैप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी इनकम शायद 2 से 3 क्लासेस लगे, एम्प्लॉयमेंट इनकम 3 से 4 क्लासेस लगे। इतने लेंदी टॉपिक्स हैं ये सारे। ट्रेडिंग इनकम भी इस तरीके से एक अलग एरिया है पूरे का पूरा। आपने क्या करना है, जब भी प्रॉपर्टी इनकम सीखेंगे, जो भी फाइनल अमाउंट होगा वो उठा के इनकम शीट का पार्ट बनाना है। ये जो मैंने हेडिंग दी ना, इनकम टैक्स सोर्सेज ऑफ इनकम, तो ये मैं इनकम शीट क्रिएट कर रहा हूं। फिर आप इंप्लॉयमेंट इनकम पढ़ोगे, उससे रिलेटेड इंप्लॉयमेंट इनकम एक पर्सन की इस फिस्कल ईयर में कमाई गई, आप यहां पे प्लेस करोगे। फिर ट्रेडिंग इनकम के बारे में बात करेंगे, तो एक पर्सन की इस फिस्कल ईयर में जो कमाई गई ट्रेडिंग इनकम है, वो यहां पे रिपोर्ट होगी। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, किन सोर्सेस से इंटरेस्ट इनकम मिलती है? लोन लेने से या लोन देने से? इनकम की बात हो रही है, तो लोन दिया होगा तो उस पर आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम? थोड़ा सा आसान आसान बोलते हैं, आसान एग्जांपल्स लेते हैं। लोन नोट सुना है? सही है। लोन नोट्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने किसी कंपनी के लोन नोट्स खरीद लिए, तो वो कंपनी भी आपको इन रिटर्न कुछ दे रही होगी, दैट रिटर्न वुड बी इंटरेस्ट इनकम। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वहां से मिलने वाला भी आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है।
वो भी आपका इंटरेस्ट इनकम है। लेकिन अगर आपने ऑर्डिनरी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर आपको क्या मिलेगी? डिविडेंड इनकम। तो भाईजान यहाँ पे अब वन बाय वन इस तरीके से मैं मजीद बात करना शुरू करूं, जस्ट टू मेक योर माइंड। प्रॉपर्टी इनकम नाम से क्या समझ में आता है? ये किस तरह की इनकम होगी? प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से रिलेटेड होगी या प्रॉपर्टी रेंट पे देने से? तो कुछ बच्चे प्रॉपर्टी इनकम का नाम देख के ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी बेची खरीदी, इसमें जो इनकम कमाई वो प्रॉपर्टी इनकम होगी। ऐसा नहीं है। तो प्रॉपर्टी इनकम है, ये प्रॉपर्टी इनकम आपकी वो इनकम होगी जो आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे के कमाई होगी, जिसे रेंटल इनकम भी कहा जाता है। उसके बाद आप कोई जॉब करके जो पैसा कमा रहे हो, दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट इनकम। आप अपना कोई काम धंधा करके पैसा कमा रहे हो, दैट इज योर ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम। फिर उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो लोन नोट्स में, आप बैंक में फिक्स पैसा रख देते हो, तो ऐसे सोर्सेज से मिलने वाली इनकम आपकी इंटरेस्ट इनकम। और इसके अलावा जब आप शेयर्स में पैसा लगाते हो, शेयर से इन रिटर्न डिविडेंड इनकम मिलती है। और जब आप किसी काम के नहीं रहते तब भी आपको कुछ पैसे मिल रहे होते हैं, दैट इज योर पेंशन इनकम, राइट। इनको आसान तरीके से अपने ऊपर अप्लाई कर लो। बचपन से देख रहे हो पेरेंट्स ने प्रॉपर्टीज दी हुई है रेंट पे, तो कौन सी इनकम आ रही है? प्रॉपर्टी इनकम, रेंटल इनकम। फिर एसीसीए किया, अपने जॉब पे चले गए, आपको दूसरा सोर्स मिलना शुरू हो गया, एम्प्लॉयमेंट इनकम। फिर बोला यार इतनी महंगाई है, ये वैसी स्टेपन 15,000 देते हैं, चलो अपना कोई शाम में काम कारोबार करते हैं, एक और सोर्स मिल गया आपको, ट्रेडिंग इनकम। फिर कुछ पैसे जमा हो गए और आपने बोला चल भाई इस पैसे को भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट दो जगह पे हो सकती है, एक इन्वेस्टमेंट करने पे इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरी इन्वेस्टमेंट करने पे डिविडेंड मिलेगा, तो दो और सोर्सेस मिल गए। फिर पूरी जिंदगी काम करते रहे, कुछ पैसा जमा करते रहे, कुछ अब ओल्ड एज में जाके आपको पैसे मिलना शुरू होंगे, दैट वुड बी योर पेंशन इनकम। तो अब अपने लाइफ साइकिल पे ये चीजें अप्लाई कर दो, आपको ये भूलेगा नहीं, किसी भी पर्सन के 6 तरह के सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। अब मेरा ना आपसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों ने। मैं आपको एक चीज, एक स्लाइड ओपन कर रहा हूं, आपने कुछ इसके बारे में सोचना है और कुछ इसके बारे में सोचना है। जी मोहम्मद रयान ये बात करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। जी प्लीज। एक स्टूडेंट का सवाल है सर, जो प्रॉपर्टी बेचने पे गेन होगा उस पे कौन सा टैक्स होगा? तो मुझे कुछ देर पहले आवाज आई थी, उसमें कौन सा? कैपिटल गेन टैक्स। जब कोई नॉन करंट एसेट बेचा जाए, ना सिर्फ प्रॉपर्टी बल्कि जब भी कोई नॉन करंट एसेट बेचा जाए, तो बेचने पे जो गेन होता है, गेन पे आपका जो टैक्स लगता है वो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वो इनकम टैक्सेस से हटके एक अलग टैक्स की कैटेगरी है। किसी भी, मैंने बोला कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी शेयर्स, कोई भी नॉन करंट एसेट्स बेचो, उसके गेन पे जो टैक्स लगेगा दैट वुड बी योर कैपिटल गेन टैक्स। अब मैं एक स्लाइड ओपन कर रहा हूं और मैं आपको टाइम दूंगा 2-3 मिनट सोचने का। इसमें एम्प्लॉयमेंट इनकम और ट्रेडिंग इनकम का कुछ कंपैरिजन है। अब अगर वो कंपैरिजन किस तरह का, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, या फॉर एग्जांपल आप एक जगह जॉब करने जाते हैं, आप अपना घर से जाती लैपटॉप लेके जाओगे? हैं? मैंने क्या बोला? क्या पर्सनल लैपटॉप? इतने अच्छे हो गए। क्या आप अपना पर्सनल लैपटॉप अपनी जॉब के लिए लेकर जाओगे? लेकिन अगर यही आप कोई अपना काम कारोबार करोगे, तब भी आप दूसरे की मुंह की तरफ देखोगे, कोई हमें लैपटॉप दे दे या अपना अरेंज करना पड़ेगा। अगर एक पर्सन एक जगह पे जाके काम कर और वहां की तमाम चीजें उसके एम्प्लॉयर ने दी हुई हैं, तो यहां में पता चलेगा कि पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग इनकम हुआ या एम्प्लॉयमेंट इनकम हुआ? एम्प्लॉयमेंट इनकम। लेकिन अगर एक पर्सन अपना सारा चीजें खुद मैनेज करके कोई काम कर रहा है और इनकम कमा रहा है, तो उस पर्सन की हम एम्प्लॉयमेंट इनकम कहेंगे या ट्रेडिंग इनकम कहेंगे? यानी कि कुछ चीजें हमें इंडिकेट करती हैं कि वेदर दिस इनकम इज एम्प्लॉयमेंट इनकम या ट्रेडिंग इनकम। और ये डिफरेंशिएट करना क्या जरूरी है या नहीं है? दोबारा सवाल सुनिएगा प्लीज। इनकम तो मिलनी है आपको, एक सोर्सेस ऑफ इनकम तो 6 तरह के हैं, लेकिन इन 6 सोर्सेस ऑफ इनकम में तमीज करना, डिफरेंशिएट करना, क्या ये भी जरूरी है या नहीं है?
बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम अलग रिपोर्ट की जाती है, एम्प्लॉयमेंट इनकम सेपरेट ट्रीट की जाती है, ट्रेडिंग इनकम सेपरेट कैलकुलेट की जाती है। तो आपने किस सोर्स से पैसा कमाया, इस सोर्स को आइडेंटिफाई करना भी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं अब आपको कुछ एक स्लाइड ओपन कर रहा हूं और मैं आपको टाइम दे रहा हूं, सुकून से सोचिएगा, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कीजिएगा। ये मैंने एक स्लाइड ओपन की आपके सामने, इस पे एक हेडिंग है, हेडिंग तो है ट्रेडिंग इनकम की। 2 मिनट के लिए हेडिंग को भूल जाओ प्लीज, बातें नहीं। यहाँ पे एक हमारे पास है फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड। यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, इन पॉइंटर्स की बेस पे वी कैन इजीली डिफरेंशिएट कि वेदर अ पर्सन इज एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं पहला आपके साथ करवाता हूं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। शायद कुछ बॉक्सेस में आप यस नो लिखो, शायद कुछ बॉक्सेस में आप लिखो कि भाई प्रोवाइडेड बाय अदर्स या ओन। तो आप जैसे भी आपका देखो, बॉटम लाइन ये कि आपकी सोच सही होनी चाहिए। उस सोच के लिए आपने वर्डिंग क्या सिलेक्ट की, दैट्स इररेलेवेंट फॉर अस। पहली चीज, ये कुछ फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वेदर अ पर्सन इज इन एम्प्लॉयमेंट और इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कहते हैं आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप अपने लिए काम कर रहे हैं। यहां तक सही है? बैजेस ऑफ ट्रेड ये कुछ चीजें हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कि एक पर्सन की इनकम किस तरह की होगी। अगर वो एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम कौन सी होगी, एम्प्लॉयमेंट इनकम, ईआई लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। और अगर एक पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी इनकम कौन सी होगी, ट्रेडिंग इनकम स्लैश करके बीआई लिख दिया, बीआई बोले तो बिजनेस इनकम। तो मेरे दोस्तों, हम यहाँ पे ये सीखने जा रहे हैं कि अगर एक पर्सन एम्प्लॉयड होगा तो उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर एक पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो उससे मिलने वाली इनकम उसकी ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम होगी। लेकिन कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि किस तरह की इनकम है, उसके लिए ये कुछ बैजेस ऑफ ट्रेड है, कुछ फैक्टर्स ऑफ ट्रेड है। ये जर्नल डिस्कशन नहीं है, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। और एग्जामिनर यहां से भी आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। वो सवाल किस तरीके से पूछता है वो एट द एंड बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है इस स्लाइड से सवाल, वो किस तरह पूछता है ये बात की बात है, पहले इसको सीखते हैं। पहला हमने फैक्टर उठाया टाइमिंग। हम बात करें यहां पे, और यहां पे आंसर लिखना चाहेंगे इसके सामने। टाइमिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपनी मर्जी की टाइमिंग पे सुबह जाओगे यूं करते हुए और निकलोगे ऑफिस पहुंचोगे, ऐसा है? या कोई फिक्स टाइम होगा आपका? फिक्स टाइम ना, कुछ भी हो सकता है, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि वो 9 से 5 ही होगा, वो कोई भी फिक्स टाइम। यानी कि मतलब क्या हुआ, इफ यू आर एन एम्प्लॉयड पर्सन तो जॉब टाइमिंग सेलेक्ट करना, ऑप्ट करना, जॉब पे जाना, ये आपके हाथ में नहीं होगा, बल्कि ये चीजें आपको डिफाइन की जाएंगी। ये डिफाइंड होती हैं। कौन डिफाइन करता है इनको? एम्प्लॉयर, मालिक डिफाइन करते हैं कि भाई तुमने कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है। लेकिन अगर यही आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाओगे तो कोई आके आपको टाइम बताएगा कि भाई तू सुबह उठ के इतने बजे अपना काम शुरू किया कर, या आपकी अपनी चॉइस होगी? अपनी चॉइस होगी। अगर मैं बोलूं क्या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए ये डिफाइंड होती है या नॉट डिफाइंड होती है, सो व्हाट विल बी योर आंसर? नॉट डिफाइंड। सो वी डिसाइडेड ऑन द फर्स्ट फैक्टर। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। सुन ले भाई, पहले पूरा सुन ले। अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन होगे तो आपकी जॉब टाइमिंग विल बी डिफाइंड बाय योर एम्प्लॉयर। लेकिन अगर आप अपना काम कारोबार अपना कोई बिजनेस कर रहे होगे तो कोई आके आपको टाइमिंग बताएगा नहीं, सिखाएगा नहीं, बल्कि यू विल बी डिसाइडिंग योर टाइमिंग्स एट योर ओन एंड नॉट डिफाइंड बाय एनी अदर पर्सन। अब आप लोग अपना टाइम लें, इन सब चीजों के बारे में सोचें और इनके आगे आंसर लिखें। मैं जब लिखवाऊंगा तो शायद मेरी वर्डिंग डिफरेंट हो, लेकिन सोच एक होनी चाहिए हमारी, राइट? तो मैं आपसे पूछूंगा अभी कुछ लोगों से रैंडमली कि आपने क्या लिखा, क्यों लिखा। चले जल्दी से जरा बाकी बॉक्सेस को फिलअप करें, जो जैसे आपको समझ में आता है एक्टिविटी स्टार्ट करें। और प्लीज ये एक्टिविटी बाहमी मशावरत से नहीं करनी है आपने।
खुद से सोचना है, खुद से डिसाइड करना है। गलत होगा सही होगा आपकी अपनी जात से वो पैदा हुआ होगा, दूसरे का आसरा नहीं लेना है, आपने खुद डिसाइड करना है जल्दी से। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं, तफरीह नहीं। शायद कुछ बातों के आंसर में आप इस तरह भी करो, मना नहीं है, दैट्स योर कॉल। जैसे कोई 5 बच्चे कर लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। कितने कर चुके अभी तक? ये तो माशाल्लाह बहुत सारे कर चुके। 30 सेकेंड्स मोर। ऑल राइट, होपफुली सबने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा। अब देखते हैं कितना सही लगा। टाइमिंग्स तो हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड की बात करें, मेथड एंड मैनर ऑफ वर्क। भाईजान आप नौकरी कर रहे हो, तो काम कैसे करना है, क्या तरीकेकार है, क्या डेडलाइन है, तो एम्प्लॉयमेंट में तो ये चीज डिफाइंड बाय अदर पर्सन होती है, और यकीनन अदर पर्सन किसकी बात करें हम? एम्प्लॉयर की। तो यहां पे मैं आंसर लिखता हूं, मेथड एंड मैनर ऑफ वर्क इज डिफाइंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब आप अपना काम कर रहे होते हो, तो आपको कोई दूसरा डिक्टेट नहीं कर रहा होता कि ये काम तुम ऐसे करो। आप तो खुद मालिक हो, आप तो खुद करने वाले हो काम, आपका बिजनेस है, आपकी मर्जी है। तो यहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इसका आंसर लिखोगे, मेथड एंड मैनर ऑफ वर्क इज नॉट डिफाइंड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय एनी अदर पर्सन। ऑल्दो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ये काम कब कैसे किस तरह से कितने टाइम में करना है, सो दैट्स योर डिस्क्रिप्शन, दैट्स योर मर्जी। आपको कोई आके बोल नहीं रहा कि इस तरीके से करो। यहां तक सही है? आप खुद करोगे ना, आप उससे एग्री करोगे, राइट? या अपनी एग्री करवाओगे? मर्जी तो आपकी है मेनली, राइट? थर्ड, फाइनेंशियल रिस्क या अदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, इन दोनों के एक साथ डिस्कस करते हैं। आप भाईजान एम्प्लॉयड पर्सन हो, आप जॉब करते हो, क्या आपका कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल रिस्क है बिजनेस में? यार सेल बहुत स्लो हो रही है। आप बोलोगे भाड़ में जाए, सेल होती है नहीं होती, मुझे महीने के एंड में क्या चाहिए? मेरी सैलरी चाहिए। आपका जब आप
जॉब पे होते हो तो आपका किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल रिस्क या अदर रिस्क वगैरह नहीं होते। लेकिन आप यही अगर अपना काम कर रहे हो तो तब तमाम तरह के फाइनेंशियल रिस्क, तमाम तरह के दूसरे रिस्क या रिवॉर्ड्स, हर चीज डायरेक्टली आप पे इंपैक्ट करती है। राइट? तो इन दो बातों के लिए हम यहां पे टिक साइन दे देते हैं कि भाई फाइनेंशियल रिस्क एंड अदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर देयर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बट नॉट देयर फॉर एम्प्लॉयड पर्सन। अगर कंपनी, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी की सेल बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है, तो आपको सैलरी भी क्या प्रॉफिट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा मिलेगी उस महीने? नहीं ना, फिक्स सैलरी मिलेगी। हाँ, अगर पूरे साल की परफॉर्मेंस अच्छी हो तब आपको एक एडिशनल अमाउंट मिल सकता है जिसे क्या नाम दिया जाता है? बोनस का नाम दिया जाता है। हाँ, बोनस मिल सकता है, लेकिन को बोनस की भी एम्प्लॉयर ने कसम नहीं खाई होती कि आपको मिलेगा या इतना मिलेगा। दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पोजीशन, परफॉर्मेंस। तो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, अच्छा है तो बोनस मिलेगा, जिसकी परफॉर्मेंस खराब है शायद उसको बोनस कम मिले या मिले ही नहीं, तो ये कोई प्रॉमिस्ड अमाउंट नहीं होती। तो इसीलिए हमने फाइनेंशियल रिस्क या अदर रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए एम्प्लॉयड में क्रॉस कर दिया और सेल्फ एम्प्लॉयड में टिक कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, आप जॉब पे हो, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। यहां पे आपको कोई प्रोवाइड करेगा या आपको अपना खरीदना पड़ेगा? ओन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इन दो बातों का जवाब हमें यहां पे मिल गया कि अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन हो तो तमाम तरह के जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और प्रोवाइड करने वाला कौन होता है? आपका एम्प्लॉयर। लेकिन अगर आप अपना काम बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई आके देगा नहीं, बल्कि आपको खुद सारा कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। ओन टूल एंड इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे। बाय द वे, अगर मैं एम्प्लॉयड में रहते हुए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की बात करूं तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या क्या दे सकता है, क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है? ट्रेनिंग, ओके। अगर मैं वैसी बात शुरू करूं, आपने ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल बात है, मैं बिल्कुल बेसिक बातों से एग्जांपल दूंगा। आपने एसीसी कर लिया, 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी हो गया, अब आप और छोड़े हो गए कि भाई अब हम कहीं जॉब जॉब पे जाएंगे, हमने पीछे बहुत रगड़ा खाया है, अब हम जाते ही पहली चीज क्या बोलेंगे कि बाबू अब हमें दे दो गाड़ी। फिर गाड़ी चलाने के लिए क्या दे दो? फ्यूल। नहीं ड्राई, हाँ। तो एक एम्प्लॉयर, मैं इस कॉलम के लिए बात कर रहा हूं कि किस किस तरह के टूल्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, तो उसकी कुछ एग्जांपल रैंडम डिस्कशन कर रहा हूं। तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या क्या दे सकता है? नौकरी दे दी, सैलरी तो मिल रही है, बोनस शायद मिले ईयर एंड पे जाके, साथ में गाड़ी दे सकता है, गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल भी मिलता है, गाड़ी नहीं चलाने आती तो इनकेस ड्राइवर भी मिल जाता है। हाँ हाँ, ऐसा है। आपके पास रहने के लिए घर नहीं है तो वो आपको अकोमोडेशन भी कौन देता है? एम्प्लॉयर। या दूर रहते हो नजदीक में लाना चाह रहे तो अकोमोडेशन भी मिल गई, मेडिकल अलाउंस, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी दूसरा एसेट, कोई भी एसी, कोई भी प्ले स्टेशन। राइट? ये तमाम चीजें हैं, ये हैं, मैं ऐसी नहीं कह रहा, ये वाकई आपको मिलती है एम्प्लॉयर्स की तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी ट्रेनिंग से हो गई, आपकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो भी आपका एम्प्लॉयर पे ऑफ कर रहा होता है। इफ यू आर एन एसीसी, किसी भी प्रोफेशनल बॉडी की स्टूडेंट है, तो आपकी जो भी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस है वो भी आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा होता है। राइट? इसके अलावा अगर कभी आपको लोन चाहिए, बैंक से भी लोन मिलता है और एम्प्लॉयर भी लोन देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बैंक से लोन लोगे तो शायद 10%, 5% इंटरेस्ट देना पड़े बैंक को। एम्प्लॉयर से लोन मिले शायद इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए, या एक एक कम रेट पे मिल जाए कि अगर बैंक का इंटरेस्ट 10% है तो शायद एम्प्लॉयर 2% चार्ज कर रहा है, फायदा मिल रहा है ना? तो ये तमाम चीजें, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड ऑल दीज आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अंडर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब आप अपना काम कारोबार करोगे तो आपको ये खुद अपने लिए सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। और इनफैक्ट अपने लिए के साथ साथ आपके पास अगर कोई काम करने वाले हैं तो उनके लिए भी आपको ये चीजें सारी खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी। दिमाग क्लियर हो रहे हैं ना भाई बातों से? लास्ट, यूनिफॉर्म।
एम्प्लॉयमेंट में डिफाइंड होता है, हमेशा होता है। क्या हर कंपनी में हर एम्प्लॉय का यूनिफॉर्म होता है? हाँ, कुछ का होता है, कुछ का। तो इसका मैं हमेशा आंसर लिखता हूं। देखो, कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आ जाए ना जहां पे आप श्योर नहीं हो कि है या नहीं, तो वहां पे आप ना यस या नो नहीं लिखते। आपकी आंसरिंग टून होनी चाहिए मे बी यस और मे बी नो। तो हम ये लिखेंगे यहां पे कि कुछ एम्प्लॉयर्स पे, हाँ डिपेंड्स भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी है जैसे भी लिख दे, मे बी यस मे बी नो। इसकी कुछ एग्जांपल्स जी। यूनिफॉर्म, मैं उसी की एग्जांपल्स देने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। डीएचएल एक कोरियर सर्विस कंपनी है, नाम सुना होगा सबने डीएचएल। यहाँ के लोगों के लिए डिफाइंड है कि वो जब अपनी जॉब पे आएंगे तो वो अपना एक टी शर्ट पहन के आएंगे जिसपे डीएचएल का लोगो भी है और उनका एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है। वो नॉर्मली सीईओ से लेकर और तमाम स्टाफ और इनफैक्ट जो इनके बाहर राइडर्स होते हैं, डिलीवरी बॉयज होते हैं, वो भी ये अपना ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, राइट। अनदर एग्जांपल, एक और कंपनी है जो मोबिल ऑयल की है, मोबिल ऑयल, उनके लिए डिफाइंड है कि वो एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट अपनी पहन के आए वीक में 3 डेज, 3 डेज उनकी मर्जी है कि वो कोई भी फॉर्मल ड्रेस पहन के आ जाए, राइट। अनदर एग्जांपल, जीएसके ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन, ये आपकी जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यहाँ पे इनका ये है कि भाई सिर्फ कपड़े पहन के आ जाए, कोई भी वो मसला नहीं है, राइट। तो उनके लिए तो फॉर्मल की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने नहीं ड्रेस पैंट ही होनी चाहिए, ड्रेस शर्ट होनी चाहिए, टाई होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो बोलते हैं हमें काम चाहिए, हमें आपकी शशके नहीं चाहिए, आप कुछ भी पहन के आ जाओ, बस वो कपड़े होने चाहिए, काम चलेगा। तो डिफरेंट बिजनेसेस की, डिफरेंट कंपनीज की, डिफरेंट एम्प्लॉयर्स की मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दे दी। तो इसी वजह से हमने एम्प्लॉयमेंट में यूनिफॉर्म के क्वेश्चन के सामने लिख दिया यस, मे बी यस या मे बी नो। हाँ कुछ, लेकिन कुछ बैंक्स जैसे होते हैं खास तौर पे, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आप कोई भी ड्रेस पहन के आ जाओ लेकिन वो फॉर्मल होना चाहिए, आपकी टाई शाई भी लगी होनी चाहिए। और ये भी मेनली बैंक्स में भी अगर बात की जाए तो आपकी ब्रांच बैंकिंग में ये चीज ज्यादा है, बिकॉज वहां पे क्लाइंट डीलिंग होती है। अगर आप इनके हेड ऑफिस जाके देख लो ना, तो वहां पे वो टी शर्ट्स और बटन भी खुले होते हैं, सब चल रहा होता है वहां पे। तो इनकी जो ड्रेसिंग कोड है ना, ये मेनली ब्रांच बैंकिंग लोगों के लिए है। जो हेड ऑफिस वाले लोग होते हैं वो किसी भी तरह के ड्रेस में चले जाते हैं, राइट। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इसका क्या जवाब दे? मे बी यस मे बी नो लिखें, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंकार कर दें, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो लिख देते हैं। आप अपने काम के लिए निकल रहे हो, हाँ अगर किसी की मर्जी से कुछ एक ही जैसे कपड़े हर रोज पहन के जाते हुए एक अलग बात है, लेकिन कोई और डिफाइन नहीं आपको करा कि भाई ये आपका ड्रेस कोड है, आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये पहन के जाना है। यहां तक सही है भाई? तो हमें बेसिकली इन तमाम फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड की बेस पे पता चलता है कि एक पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम कैसा है। क्या वो अगर ये तमाम चीजें मीट हो रही होंगी फर्स्ट कॉलम की, एम्प्लॉयमेंट वाले की, तो हम बोलेंगे कि पर्सन को मिलने वाली इनकम कौन सी है? आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम। और अगर सबसे लास्ट कॉलम की चीजें मीट हो रही होंगी तो हम बोलेंगे कि पर्सन को मिलने वाली इनकम कौन सी है? ट्रेडिंग इनकम है या बिजनेस इनकम है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें से? एग्जामिनर यहां पे सवाल इस तरीके से पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंडिकेट दैट पर्सन इज इन एम्प्लॉयमेंट, के नीचे दिए गए फैक्टर्स में से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पर्सन के एम्प्लॉयमेंट होने के बारे में बताते हैं। तो शायद 6-8 फैक्टर्स हों, उनमें से कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से पर्टेन करते होंगे, कुछ एम्प्लॉयमेंट से पर्टेन करते होंगे। सवाल क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंडिकेटिंग द पर्सन इज इन एम्प्लॉयमेंट। तो आंसर में हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले सेलेक्ट करने हैं या एम्प्लॉयमेंट वाले? एम्प्लॉयमेंट वाले। वाइस वर्सा भी हो सकता है, इससे उलट भी हो सकता है। सवाल में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो आंसर में हमने कौन सा सिलेक्ट करना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले सिलेक्ट करना है। याद रहेगा। अब एक और चीज, एग्जामिनर यहीं पे रहते हुए एक और तरीके से भी सवाल करता है। नजर आ रहा है ना भाई सबको, मैंने जो हाईलाइट किया है? पहले मैंने वर्ड हाईलाइट किया एम्प्लॉयड, और फिर मैंने वर्ड हाईलाइट किया सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड को अगर मुझे एक टर्म देना हो तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोलूंगा। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को टर्म देना हो तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ इस तरह का सवाल भी एग्जामिनर पूछता है। जब आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसको क्या नाम दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और जब आप अपने काम कारोबार के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं किसी के साथ, उसको क्या नाम दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो ये फर्क है दोनों में। एम्प्लॉयमेंट है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, वेयर एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। यहां तक सही है? तो एग्जामिनर ये भी पूछता है कि भाई एम्प्लॉयमेंट बताओ क्या होता है। दो ऑप्शंस होंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। यू वुड बी सिलेक्टिंग ऑफ सर्विस। या वाइस वर्सा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या फॉर सर्विस है? फॉर सर्विस है। तो दो तीन तरह से सवाल पूछता है एग्जामिनर। एक क्वेश्चन तो बैजेस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड हो सकता है, एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या फॉर सर्विस के बारे में भी पूछा जा सकता है। यहां तक क्लियर है भाई सारे? एक नजर ठंडे दिमाग से देख लो इसको, और अगर इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो प्लीज डू आस्क। देखिए जी, एक क्विक 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं ताकि आप सब लोग अपने नोट्स फोटोकॉपियर से ले सकें, और उसके बाद हम अपने पास फॉर्मल अपना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टाइम क्या हुआ प्लीज, कोई एक बच्चा बताएगा टाइम? 4:10। चलो कोई बात, हम पूरे 4:20 पे 420 पे वापसी क्लास में मिलेंगे। जो बच्चा लेट होगा वो काउंटिंग करके जाए क्लास में कितने लोग हैं, बिकॉज वो फिर सबके लिए कुछ ना कुछ लेता हुआ आएगा। ऑब्जेक्टिव इस के सारे क्लास में टाइम से वापस आए। 4:20 पे वापसी क्लास में मिलेंगे। हाँ जी, गुड। हाँ हाँ। अब आवाज समझ आ रही। वेलकम बैक। ऑल राइट। सो हमने ब्रेक से पहले बात की, सबसे पहले हमने फिस्कल ईयर की बात की, इनकम टैक्सेस की बात की, सोर्सेज ऑफ इनकम में 6 तरह के सोर्सेज देखे, पर्सनल अलाउंस 12570 देखा, टैक्सेबल इनकम तक आए, टैक्स रेट्स अप्लाई किए, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की। देयर आफ्टर हमने दो चीजों का कंपैरिजन किया कि किस तरीके से मालूम चले कि पर्सन को मिलने वाली इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम है, किस तरीके से मालूम चले कि इनकम आपकी ट्रेडिंग इनकम है।
तो इन चीजों का डिफरेंशिएट किया जाता है डिफरेंट फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड की बेस पे, और इन फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड की बेस पे हमें पता चलता है कि पर्सन की इनकम एम्प्लॉयमेंट के हिसाब में लिखी जाए या ट्रेडिंग के हिसाब में लिखी जाए। और हमने कहा कि अगर एम्प्लॉयमेंट होगी तो उसे नाम दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगी तो उसे नाम दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का। और इसके बाद मैंने आपको यह भी इंडिकेट कर दिया कि एग्जामिनर किस तरह से सवाल पूछता है, कि वो या तो पूछता है कि बताओ इनमें से कौन से फैक्टर्स आपके एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में इंडिकेट करते हैं, या एग्जामिनर पूछता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के टर्म्स हैं ये किसके लिए क्या चीज सूटेबल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ये जो हमने बात की एम्प्लॉयमेंट और ट्रेडिंग की, तो इसकी बेसिकली एक वजह थी, इसका एक रीजन था कि हमने ये डिफरेंशिएट स्लाइड पे रहते हुए क्यों पढ़ा। इसका रीजन या इसका वजह क्या है। सो बेसिकली हम अपने पास अब एक एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपने पास फॉर्मली एक एरिया स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग इनकम। इन 6 तरह के सोर्सेस ऑफ इनकम में नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेडिंग इनकम। और अगर जिस बच्चे के पास नोट्स आ गए हैं सो प्लीज अपने पास पेज नंबर 81 ओपन कर ले। वहां पे जाके आपको हेडिंग नजर आएगी ट्रेडिंग इनकम की। आई रिपीट, जो बच्चों के पास ये नोट्स आ गए हैं वो इनमें से पेज नंबर 81 पे मूव कर जाएं, तो उनके पास एक हेडिंग नजर आएगी ट्रेडिंग इनकम की। ऑल राइट, जो बच्चे भी हैं वो जरा सुन लीजिएगा। अब हम इन 6 सोर्सेस ऑफ इनकम में से बेसिकली एक इनकम हेड स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये फॉर्मली हमारा पहला एरिया पहला टॉपिक है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग इनकम। और अभी जो डिस्कशन की मैंने एम्प्लॉयमेंट और ट्रेडिंग की वो भी इस वजह से की बिकॉज मुझे ट्रेडिंग इनकम स्टार्ट करना था जिसकी बेसिस मैंने फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड पे स्टार्ट किया। और अब हम अपने एरिया की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम। और जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स आ गए हैं वो प्लीज अपने पास पेज नंबर 81 ओपन कर लीजिएगा। उनको सेम ट्रेडिंग इनकम की हेडिंग नजर आ जाएगी। तो आज हम अपने इस एरिया की बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग इनकम, जिस पे हमने ये एक बेसिक डिस्कशन की फैक्टर्स या बैजेस ऑफ ट्रेड की। अब जरा नेक्स्ट पे मैं अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूं, ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम। हम ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम को 3 हिस्सों में डिवाइड करके सीखेंगे। देखो, किसी भी चीज को पढ़ना हो ना सीखना हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस थिंग। इस ट्रेडिंग इनकम या बिजनेस इनकम को हम पढ़ किस लिए रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम इस एरिया को जब सीखेंगे और इसमें हम ट्रेडिंग इनकम और ये फाइंड करना सीखेंगे, यहां पे जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगी तो वो इनकम शीट में आकर यहां पे ऐड हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ट्रेडिंग इनकम में हम जो भी चीजें सीखेंगे, जो भी ट्रेडिंग इनकम कैलकुलेट होगी एट द एंड ऑफ द डे वो सोर्सेस ऑफ इनकम का पार्ट बनेगी और ट्रेडिंग इनकम के सामने रिपोर्ट होगी। फिर इससे होगा क्या, यही ट्रेडिंग इनकम बाकी इनकम हेड के साथ मिलके किस चीज का पार्ट बनेगी, टोटल का। फिर क्या माइनस होगा, पर्सनल अलाउंस। क्या चीज आएगी, टैक्सेबल इनकम। टैक्स रेट अप्लाई करके कहां तक जाएंगे, इनकम टैक्स लायबिलिटी तक। ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हम ट्रेडिंग इनकम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। हम ट्रेडिंग इनकम में रहते हुए जो भी चीज सीखेंगे वो उठ के इस इनकम शीट का पार्ट बनेगी।
सोर्सेज ऑफ इनकम का पार्ट बनेगी, टोटल इनकम में अकाउंट फॉर की जाएगी, और टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी तक जाते जाते ये ट्रेडिंग इनकम का हिस्सा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस ट्रेडिंग इनकम के बारे में हमने बैचेस ऑफ ट्रेड डिस्कस किया, अब मजीद कुछ बातें करते हैं। आई जस्ट टोल्ड कि इस ट्रेडिंग इनकम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हम कुछ टैक्स एडजस्टमेंट सीखेंगे। देखो, मैं आपको आज डे 1 पे सारा ट्रेडिंग इनकम नहीं पढ़ा दूंगा, हमारी कोई 4 5 6 क्लासेस इसमें लगेंगी। और मेरी क्लासेस के डेज कौन कौन से? ट्यूसडे, थर्सडे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इनकम ऐसा नहीं है कि मैं अगले 1 घंटे में आपको ट्रेडिंग इनकम पढ़ा दूंगा। हमारी 4 से 6 क्लासेस इस टॉपिक पे लगेंगी, विच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 81। इस ट्रेडिंग इनकम को हम मेजरली 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा है टैक्स एडजस्टमेंट्स का। ट्रेडिंग इनकम में देखो, कुछ चीजें बुक में भी लिखी हुई है, नोट्स में भी लिखी हुई है, लेकिन जो चीजें आपके दिमाग में लिखी जाती हैं वो हमेशा आपको याद रहती हैं। जब भी कभी ट्रेडिंग इनकम की कंप्यूटेशन होगी दोस्तों, आपने 3 चीजें सोचनी है। नंबर 1 टैक्स एडजस्टमेंट्स, नंबर 2 कैपिटल अलाउंसेस, नंबर 3 फिस्कल ईयर या टैक्स ईयर। यही यहां पे 3 लिखे हुए। नंबर 1 में क्या लिखा है? टैक्सेबल प्रॉफिट्स। मैंने क्या वर्ड यूज किया? टैक्स एडजस्टमेंट्स। इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या इसमें कोई टैक्स एडजस्टमेंट का वर्ड आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे? नंबर 1 में मैंने बोला टैक्स एडजस्टमेंट सीखेंगे, तो आपने पढ़ना शुरू किया। नंबर 1 में हम क्या करेंगे? नंबर 1 में हम करेंगे टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होते हैं, जिसे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स भी कहा जाता है या टैक्सेबल प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट स्टेप हम सीखेंगे बाय मेकिंग टैक्स एडजस्टमेंट टू अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। बिजनेस इनकम या ट्रेडिंग इनकम में सेकंड पार्ट हमारा होगा कैपिटल अलाउंसेस या एसबीए। क्या चीज है? इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, कमर्शियल स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग अलाउंस को मैंने क्या लिख दिया? एसबीए। तो हम ट्रेडिंग इनकम में जो दूसरा मेजर आइटम पढ़ेंगे वो कैपिटल अलाउंसेस और एसबीए के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली समरी ऑफ दिस चैप्टर है, समरी ऑफ द टॉपिक। आज आपको पता है कि समराइज फॉर्म में मैंने बता दिया, पहला काम टैक्स एडजस्टमेंट्स है, दूसरा काम कैपिटल अलाउंसेस के बारे में बातें करना है, और तीसरा काम क्या चीज है भाईजान? कि टैक्स ईयर या फिस्कल ईयर के बारे में बात करना। तो अब से ऑनवर्ड्स हम जब भी कभी ट्रेडिंग इनकम की बात करेंगे तो ये 3 चीजें हमारे माइंड में आनी चाहिए। मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 ट्रेडिंग इनकम में पहले रहते हुए काम क्या करना है? टैक्स एडजस्टमेंट। नंबर 2 कैपिटल अलाउंसेस और एसबीए। नंबर 3 फिस्कल ईयर सेलेक्ट करना। याद रहेगा? एक जर्नल डिस्कशन करते हैं फर्दर। हमारे पास यहां पे मेजरली 2 कॉलम्स हैं। सेकंड कॉलम का टाइटल पढ़ो, बावाज बुलंद पढ़ना। क्या लिखा है? जरा जोर से, आवाज नहीं आई। क्या लिखा है? अकाउंटिंग पीएनएल में क्या मिलेगा आपको? अकाउंटिंग प्रॉफिट। उससे अगले कॉलम की हेडिंग क्या है? टैक्स पीएनएल। क्या मिलेगा? टैक्सेबल प्रॉफिट्स। एक बात बताओ, आप पाकिस्तान में बिजनेस रन कर रहे हो, हम कंपनी बिजनेस की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल पर्सन की? हम इनकम टैक्सेस पढ़ रहे हैं ना, इनकम टैक्सेस में ट्रेडिंग इनकम की बात कर रहे हैं। कंपनी की ट्रेडिंग इनकम नहीं होती, कंपनी में कॉर्पोरेशन इनकम होती है, राइट? तो हम यहाँ पे जो ट्रेडिंग इनकम बात करें, पहली बात ये माइंड में रखें कि ये आप इंडिविजुअल पर्सन के बिजनेस की बात कर रहे हो। एक दुकान वाला, एक रेडी वाला, एक ठेले वाला, एक शॉप वाला, एक छोटी सी बिजनेस रन करने वाला, हम उनकी बात करें, उनकी ट्रेडिंग इनकम की बात करें। आप, हर बंदा अपना हिसाब किताब बनाता है ना, हर बंदा हिसाब किताब रखता है ना, यार मेरी सेल क्या है, मेरे एक्सपेंसेस क्या है, मेरा तमाम काम कैसे है। तो एक बंदा जब अपने हिसाब किताब लगाता है तो उस कैलकुलेशन को हम क्या नाम देते हैं? अकाउंटिंग पीएनएल का। अकाउंटिंग पीएनएल में रहते हुए हमें क्या मिल रहे होते हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स मिल रहे होते हैं। अब अगली चीज बड़ी गौर से सुनना। आप टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे देते हो या टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे देते हो? सबने माशाल्लाह सही आंसर किया। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन देगा? प्लीज रेज योर हैंड, किसी में है हिम्मत?
जी, वेरी नाइस, वेरी राइट, वेरी गुड। बिल्कुल आपका बात भी सही है। कोई और? लेडीज साइड, लेडीज कंपार्टमेंट की तरफ से कोई बातचीत? हाँ जी, बोलो जी। ये पॉइंट भी वैलिड है, मैं सबको समराइज करूंगा बाद में जी। बोलो, दिमाग में कुछ आता है? टैक्स रूल्स के हिसाब से चला जाता है, राइट। इनकी बात भी से देखो, एक बात बताओ, आप अपना बिजनेस कर रहे हो पाकिस्तान में, आपने अपनी अकाउंटिंग कर ली, सारा कुछ किया, प्रॉफिट निकाल के बैठ गए, क्या एफबीआर वाले आपके उस प्रॉफिट पे आपसे टैक्स लेंगे? मान जाएंगे कि आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया? वो बोलेंगे अबे निकलो भाई यहां से, हमारी मर्जी के मुताबिक पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करो। जब हमारी मर्जी किसकी मर्जी? एफबीआर की मर्जी, टैक्स बॉडी की मर्जी, टैक्स अथॉरिटी की मर्जी। तो जब भी कभी बिजनेस किया जाता है, आप अपनी जो अकाउंटिंग करते हो वो करते रहो, इस पे आपको कोई रोकता नहीं है कि आप अपना अकाउंटिंग पीएनएल बना रहे हो, अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स निकाल रहे हो, इस पे आपको कोई मना नहीं, करते रहो। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आएगी, तो टैक्स देने की बारी जब आएगी तो फिर अकाउंटिंग प्रॉफिट किसी काम के नहीं है। आपको टैक्स बॉडी बोलेगी कि चलो मुन्ना बाजो जरा, हमारी मर्जी के मुताबिक पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करो, जो गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक का टैक्स प्रॉफिट होगा, जो टैक्स अथॉरिटी की मर्जी का प्रॉफिट होगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा? टैक्सेबल प्रॉफिट। अब इस पे आपका टैक्स लगेगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज, दूसरों को भी करते हैं ज्यादा और खुद भी हो रहे होते हैं। वो बोलते हैं या अल्लाह, ये टैक्सेबल तो पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आता है, इसकी बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। ये टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्सेबल प्रॉफिट है, ये इनकम है। टैक्सेबल इनकम में हर तरह का और सोर्स ऑफ इनकम ऐड होगा। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रेडिंग इनकम में रहते हुए उन प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं। तो वो वाले प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट, ये टैक्सेबल इनकम नहीं है। ये अलग स्टोरी चल रही है बैक एंड पे। हम बात कर रहे हैं, आपने अपने एक काम कारोबार एक शॉप रन की, और उस शॉप को रन करके आपने पूरे साल में जो कमाया वो अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट फाइंड कर लिए। लेकिन एचएमआरसी वाले बोलेंगे कि हम आपके इन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को नहीं मानते, टैक्स देने की बात है तो पहले हमारी मर्जी के मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेट करो। और जब हम एचएमआरसी की मर्जी के मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, वो कौन से प्रॉफिट होंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट्स। हम ट्रेडिंग इनकम की बात स्टार्ट की है, तो ट्रेडिंग इनकम में पहला स्टेप क्या था कि आपने डिफरेंट तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स करना होती है। क्या करना होती है? अब होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी ये क्या स्टोरी चल रही है। आपने अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया, एचएमआरसी ने मना कर दिया ये फारिग है, हम इसको नहीं मानते, हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे टैक्स लॉस के मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेट करके आओ। तो उनके मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंट तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स करना पड़ती हैं। वो टैक्स एडजस्टमेंट करके आप फिर कहां पे पहुंचते हो? टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे पहुंचते हो। अब अगर कोई अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि जाओ मैं नहीं मानता एचएमआरसी की, मैं तो नहीं टैक्स एडजस्टमेंट करूंगा, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? एक बंदा बोल रहा है भाई मैंने जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया मैं इसी पे टैक्स दूंगा, भाड़ में जो, मैं नहीं मानता तुम्हारी टैक्स एडजस्टमेंट। उसके खिलाफ लीगल एक्शन तो होगा ही होगा। अगर वो इस पे अड़ा रहा फिर भी ना माना, तो फिर उसको बोलेंगे कि जाओ भाईजान आप अपना अलग मुल्क बनाओ, उसमें अपने अलग टैक्स लॉ निकालो, और फिर वहां जाके अपना रन करो बिजनेस, और हमारी कंट्री से आप निकलो जाओ यहां से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टैक्स एडजस्टमेंट करना ऑप्शनल चीज है, ये कंपलसरी चीज है? कंपलसरी है। आप अपनी अकाउंटिंग की अपना दिल खुश किया, अपने हिसाब से अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किए, दैट्स फेयर। लेकिन टैक्स देने के लिए टैक्सेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे, और इसमें डिफरेंट तरह की टैक्स एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं सर ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी? तो हमें आंसर मिल गया, क्या चीज है ये? मैंडेटरी है, लाजमी है। कसम है कि आपने ये सारी एडजस्टमेंट उनके मुताबिक करनी है, ताकि टैक्सेबल प्रॉफिट निकले, उस पर टैक्स लगे। यहाँ तक सही है? अब सवाल ये उठता है, ठीक है सर हमने मान ली, लेकिन वजह क्या है? देखो रीजन भी जानना जरूरी है। अकाउंटिंग प्रॉफिट को एचएमआरसी वाले क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्यों वो कहते हैं कि हमारे रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट करो और टैक्सेबल प्रॉफिट निकालो? आखिर वो इस चीज से डिनाई क्यों करें, मना क्यों कर रहे हैं? उसके एक बिल्कुल एक लॉजिकल रीजन और एग्जाम्पल समझाता हूं। अगर मैं दोस्तों इस
डेप्रिसिएशन को हाईलाइट कर दूं, भाई F3 तो सबने पढ़ा है ना, कोई ऐसा तो नहीं जो F3 पढ़े बगैर बैठा हो यहाँ पे, राइट? अच्छा, जरा गौर कीजिएगा प्लीज, एक अटेंडेंस शीट मूव करिए प्लीज, मूव ऑन, पास ऑन करते रहिएगा और इधर फोकस ध्यान रखिएगा अपना। यहाँ आपने डेप्रिसिएशन तो जानते, डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है? कोई एनी वन वो करते हैं? बिल्कुल सही कहा दोनों ने, हाँ। मैंने रट्टा लगाया हुआ है डेप्रिसिएशन का, सुनो। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसिड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इतनी मुश्किल बात है? देखो दोबारा से, डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है कि हम जब नॉन करंट एसिड की डेप्रिशिएबल कॉस्ट को एक सिस्टमैटिक वे में एलोकेट करते हैं, तो उस एसिड की डेप्रिसिएशन, यानी कि सिंपल वर्ड्स में बोलूं, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसिड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वो डिक्लाइन कितने से होना है? डिक्लाइन कितने से होना है? क्या ये वैल्यू डिफाइंड होती है या हर बिजनेस की मर्जी होती है? मर्जी होती है ना। एक बिजनेस में भी पॉसिबल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे स्ट्रेट लाइन पे, दूसरा बिजनेस उसी एसिड को किस पे डेप्रिशिएट करे? आरबीएम पे। थर्ड बिजनेस शायद उसी एसिड की डेप्रिसिएशन ले आर्स मेथड पे। एक फोर्थ बिजनेस है वो उसको शायद यूनिट बेसिस पे डेप्रिशिएट करे। तो यहां पे अब अगली एग्जांपल सुनो। दो शॉप्स वाले, हम इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस की बात करें, दोनों शॉप एक ही जैसी हैं, दोनों का एक ही काम कारोबार है, दोनों आइडेंटिकल इन साइज है, उनका बिजनेस साइज भी सेम है, दोनों दोस्त भी हैं, दोनों की शॉप्स भी बराबर में। तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो यार एसी लगाते हैं शॉप में। दोनों गए, एक ही दिन गए, एक ही जैसा एसी खरीद के लाके उन्होंने अपनी शॉप में फिक्स करवा दिया। जब पूरे साल के बाद डेप्रिसिएशन की बारी आई, तो शॉप वन वाले ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 100 और शॉप टू वाले ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 150। अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि व्हाई टैक्स एडजस्टमेंट्स आर मैंडेटरी, व्हाई टैक्स एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एचएमआरसी वाले हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को क्यों नहीं मानते? वो क्यों चाहते हैं कि हम टैक्स एडजस्टमेंट्स करें? मैंने दो एग्जांपल्स दिए आपको, दो बिजनेसेस की एग्जांपल दी कि दोनों ने सेम एसी खरीदा, सेम दिन खरीदा, सेम कॉस्ट का खरीदा, लेकिन एक साल के बाद एक बिजनेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस कर रहा है 100 का, और दूसरा बिजनेस कितना एक्सपेंस माइनस कर रहा है? 150 का। एचएमआरसी वाले बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है? दोनों बिजनेसेस एक जैसे, दोनों ने सेम डे सेम कॉस्ट का एसिड परचेज किया, दोनों का बिजनेस साइज भी सेम है, इनकी तमाम चीजें तो सेम है, तो ये डेप्रिसिएशन में क्यों फर्क आ रहा है? तो फिर अकाउंटिंग रूल क्या है? डेप्रिसिएशन कोई पॉलिसी है या एस्टिमेशन है? एस्टिमेशन है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज एन एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन कैन बी चेंज्ड, कैन बी वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। भाई एस्टिमेशन सबके एक जैसे हो जरूरी तो नहीं है ना, एस्टिमेशन कैन बी डिफरेंट। तो यहां पे एक बिजनेस ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एस्टिमेट किया 100 का, दूसरे ने किया 150 का। एचएमआरसी वाले ने बोला हम दोनों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं मानते, हम इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। अब अगली चीज सुनो, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पीएनएल बना हुआ है, सेल्स से कहानी स्टार्ट हुई थी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया, गेन ऑन डिस्पोजल ऐड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है, कस्टमर एंटरटेनमेंट माइनस हो रही है। अब मैं इससे स्टार्ट लिया मैंने, डेप्रिसिएशन पे मसला क्रिएट हो गया एक। एचएमआरसी वालों ने बोला कि हम किसी की डेप्रिसिएशन को नहीं मान, आपने जितना भी ये एक्सपेंस है, बिजनेस वन तुम 100 और बिजनेस टू तुम 150, ये वापसी अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करवाओ। अब अगली चीज सुनो, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट आया था ना, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट था, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को ही सबसे पहले यहां लिखा जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग पीएनएल बना, अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट तक जाना है, इसी अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट लिया। इस अकाउंटिंग प्रॉफिट तक आते आते बहुत सारे मसाइल थे, उन मसाइल को हम रिजॉल्व करेंगे टैक्स एडजस्टमेंट्स करके। अब इस अकाउंटिंग प्रॉफिट में जब टैक्स एडजस्टमेंट्स की बारी आई, तो सबसे पहले जो एडजस्टमेंट करनी है वो क्या बोला जाएगा कि
डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाए या लेस किया जाए? अब पहले ऑलरेडी डेप्रिसिएशन यहां से माइनस कर चुके हैं, वो जितनी भी डेप्रिसिएशन है किसी बिजनेस की उसको वापसी शराफत से यहां पे क्या करवा लो, ऐड करवा लो। क्योंकि ये डेप्रिसिएशन, ये वाली डेप्रिसिएशन ने इस प्रॉफिट को इंपैक्ट किया था, ये वाली डेप्रिसिएशन इस माइनस होके इस प्रॉफिट तक पहुंचे थे। अब ये प्रॉफिट को ही हमने टॉप आइटम रखा और इसमें जितनी भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस है इसको वापसी क्या करवा दिया, ऐड बैक करवा दिया। तो जब हम इस तरह के काम करते हैं इसको नाम दिया जाता है टैक्स एडजस्टमेंट का। क्या नाम दिया जाता है, टैक्स एडजस्टमेंट का। पहले एग्जांपल क्लियर है भाई सबको, कोई आर्गुमेंट? अब अगली चीज आपके माइंड में यकीनन नहीं आई तो आनी चाहिए, मैं आपको सोचने का वे दे रहा हूं। सर डेप्रिसिएशन तो हुई है ना एट द एंड, इससे को मना तो नहीं है ना कि डेप्रिसिएशन तो एसिड की वैल्यू तो कम हुई है, तो वो जो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन एड बैक करवा दी तो एसिड की वैल्यू तो कम हुई है, तो फिर सर उसका इंपैक्ट कैसे लेंगे? तो उसी के लिए ये याद है, टैक्स वाले भी इस चीज को समझते हैं, उनको भी मालूम है कि एसिड की वैल्यू इन एक्चुअल डिक्लाइन हुई है, लेकिन जो हर बंदे ने अपनी मर्जी से डिक्लाइन की है ये इसको नहीं मान रहे, उसकी जगह पे हमें क्या अलाउ करते हैं, कैपिटल अलाउंसेस। और कैपिटल अलाउंसेस के रूल बिजनेस 1 के लिए भी सेम होंगे, बिजनेस 2 के लिए भी सेम होंगे। जब दोनों बिजनेसेस सेम एसी पे सेम रूल्स के मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों की डेप्रिसिएशन भी सेम आएगी। याद रख, सही है। तो डेप्रिसिएशन की बजाय हमें एक एक्सपेंस अलाउ किया जाता है टैक्सेशन में। टैक्सेशन में वर्ड डेप्रिसिएशन नहीं है, टैक्स डेप्रिसिएशन है, और टैक्स डेप्रिसिएशन को क्या नाम दिया जाता है, कैपिटल अलाउंसेस। ये बात क्लियर होगी सबको? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल से समझाता हूं टैक्स एडजस्टमेंट की स्टोरी। अब ग्रॉस प्रॉफिट में दोस्तों अब इधर देखना, अब मैं गेन ऑन डिस्पोजल से बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग में यही पढ़ते हैं ना कि जब भी कोई एक नॉन करंट एसेट बेचा जाए उसके बेचने पे गेन है तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर दो, और अगर उस एसेट के बेचने पे लॉस है तो यहां से माइनस करवा लो। अकाउंटिंग रूल यही है ना, इसमें कोई गम नहीं है। वो बोलते हैं ठीक है आप अपनी अकाउंटिंग में जो करना है करो, मसला नहीं है, मना नहीं है। लेकिन एचएमआरसी वाले बड़ा वैलिड पॉइंट देते हैं, वो कहते हैं कि यार तुम बात कर रहे हो ट्रेडिंग इनकम की, तुम बात कर रहे हो बिजनेस इनकम की, और तुम ग्रॉस प्रॉफिट में एक ऐसी चीज उठा के ऐड कर रहे हो जो तुम्हारे डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस का पार्ट नहीं है। एक बिजनेस के मेजर ऑपरेशंस क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स बेचना या इन्वेंट्री बेचना। तो लॉजिकली सोचो, एक बिजनेस के मेन ऑपरेशंस होते हैं इन्वेंट्री खरीदना बेचना। क्या एक बिजनेस की मेन एक्टिविटी ये तो नहीं होती कि पैसे नहीं है तो एसी उतार के बेच, फर्नीचर उठा के बेच, ऐसा तो नहीं है ना भाई। तो एक मेजर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस होते हैं इन्वेंट्री का बेचना या खरीदना। अगर आपने इस तरह का कोई वन ऑफ गेन कमा लिया है, ठीक है, अकाउंटिंग रूल है कि तुम उसको ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करते हो, करते रहो, तुमने किया भी है, फाइन। लेकिन हम बीइंग एचएमआरसी वाले कह रहे हैं, हम टैक्स अथॉरिटी के, छोड़ दे भाई छोड़ दे, फोन छोड़ दो, आप ही को बोल रहा हूं, इधर देख लो, सही है। मुझे भी बहुत सारे व्हाट्सएप आए हुए हैं क्लास के बाद। एचएमआरसी वाले मना नहीं कर रहे कि आपका ये गेन नहीं है, वो बोलते हैं हाँ गेन है, लेकिन ये गेन आपकी मेजर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस से नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग में आप इसको ऐड करते हो, लेकिन अब हमारी मान लो आप इसको यहां से क्या करवा लो, अगर कोई चीज ऐड है तो गेन ऑन डिस्पोजल को यहां से क्या करवाना पड़ेगा, माइनस करवाना पड़ेगा। पहले एडिट था ना, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड था, अब इसको यहां से क्या कराना पड़ेगा, लेस कराना पड़ेगा। वाइस वर्सा सोचो, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में ये एसेट बेचने पे लॉस हुआ होता तो आप यहां से क्या कर चुके होते, लेस लॉस ऑन डिस्पोजल। फिर आप यहां पे एडजस्टमेंट में क्या करवाते, ऐड लॉस ऑन डिस्पोजल। इसकी वजह यह है कि नॉन करंट एसेट का बेचना या खरीदना मेजर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस नहीं होते। प्लस दूसरा पॉइंट, दूसरा रीजन कि कोई भी नॉन करंट एसेट बिकता है तो उस पर इनकम टैक्सेस नहीं लगते। क्या लगते हैं, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। सेकंड वैलिड रीजन जो पहले वाले से भी ज्यादा वैलिड है वो ये है कि कोई भी नॉन करंट एसेट बिके
तो उसको यहां से एक्सक्लूड कर दो, इनकम टैक्स से हटा दो, क्योंकि नॉन करंट एसेट के बिकने पे हमारे पास एक अलग सेपरेट हेड मौजूद है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, कैपिटल गेन टैक्स। हम आपको इस गेन पे माफ नहीं करेंगे, इस गेन पे टैक्स लगाएंगे, लेकिन वो इनकम टैक्स नहीं होगा, बल्कि वो सीजीटी होगा, कैपिटल गेन टैक्स होगा। इसीलिए इनकम टैक्सेस में इसको आप माइनस करो, और इस पे दूसरा हेड लगेगा, दूसरा टैक्स लगेगा, जिसको सीडीटी का नाम दिया गया। यहां तक क्लियर है? तो बेसिकली हमने अभी तक दो एग्जांपल्स डिस्कस किए। एक एग्जांपल मैंने डिस्कस कर ली डेप्रिसिएशन, जो कि लेस था, इधर ऐड किया। एंड सेकंड एग्जांपल मैंने गेन की बात की, गेन ऑन डिस्पोजल यहां पे एडेड था, यहां से माइनस किया, वाइस वर्सा भी हो सकता था। थर्ड की बात करते हैं, इंटरेस्ट इनकम, या इंटरेस्ट इनकम के साथ मैं स्लैश करके जिन बच्चों के पास है वो भी लिखते रहे नोट्स में, रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट इनकम हो या रेंटल इनकम हो, अकाउंटिंग में हम ये सीख कर आते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में किसी भी तरह की इनकम हो उसको ऐड किया जाता है। आई रिपीट, हम अकाउंटिंग में ये चीज सीखते हैं F3 लेवल पे, FR लेवल पे, कि ग्रॉस प्रॉफिट में कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको एडअप करवा दो। अदर सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या हो सकते हैं? तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहां पे लिखा हुआ इंटरेस्ट इनकम या रेंटल इनकम। HMRC वाले ने बोला हाँ ये आपकी इनकम तो है, आपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग पीएनएल में इसको एडअप करवाया, दैट्स फेयर इनफ, लेकिन हमारे हिसाब से ये आपकी ट्रेडिंग इनकम नहीं है। वो आपको कहीं भी ये मना नहीं करे कि आपकी इनकम नहीं है, बस इसका हेड चेंज करवा रहे हैं। वही कह रहे हैं कि आपकी ये रेंटल इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम है, इनकम तो है लेकिन ये ट्रेडिंग इनकम नहीं है। तो हम यहाँ पे टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, तो टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट में आपकी वो इनकम आनी चाहिए जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ये वाली इनकम अगर यहाँ पे एडिड है तो इसको यहां से क्या करवा लिया जाए, लेस इंटरेस्ट इनकम या रेंटल इनकम। अगर ये अमाउंट यहाँ पे एडिड है तो इसको यहां से माइनस किया जाए, प्लस। अगला पॉइंट सुनो, इंटरेस्ट इनकम या रेंट रिसीव्ड आपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड किया था, HMRC ने बोला ये आपकी ट्रेडिंग इनकम नहीं है, चलो यहां से इसको निकालो। आपने कहा ठीक है माइनस कर देते हैं, लेकिन क्या इस इनकम पे टैक्सेशन से बचोगे या टैक्स देना ही पड़ेगा? कैसे मालूम चला? वो आप सोर्सेज ऑफ इनकम में जाओगे, जो प्रॉपर्टी कमाई है वो यहां लिखोगे, जो इंटरेस्ट कमाया है वो यहां लिखोगे। अगर इंटरेस्ट इनकम या किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग में ऐड किया हुआ है तो उसको वहां से एक्सक्लूड करो और इसको मेजर मेन सोर्स ऑफ इनकम में अलग से रिपोर्ट करो। बात समझ में आ रही है ना भाई? भाई बात दिल को लग रही है कि नहीं लग रही? किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो प्लीज पूछ ले, आपने हैंड रेस किया था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट थिंग, एक ही हमारे पास एग्जाम्पल रहेगी, उसकी भी बात करते हैं। लास्ट वन, कस्टमर इंटरटेनमेंट। भाई इस पे सब ओके हैं, सब एग्री है ना कि ये एक एक्सपेंस है, इसको माइनस करना चाहिए। अकाउंटिंग में यही करते हैं ना कि भाई कि कस्टमर इंटरटेनमेंट, कोई आपने इवेंट करा दिया, कस्टमर को कोई गिफ्ट दे दिया वगैरह वगैरह, ये आप इसको अकाउंटिंग एक्सपेंस मानते हो और इसको अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन तक माइनस करते हो। लेकिन HMRC वाले यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी नजर में कस्टमर इंटरटेनमेंट एक एक्सपेंस तो है, लेकिन ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी स्टेटमेंट, जरा गौर से सुनिएगा। You have deducted customer entertainment as an expense in your accounting profits, but HMRC at the same time guides you on this thing. Yes, that's your expense, but that's not your trading expense. आपने बोला मतलब? HMRC ने बोला कि भाई आप बताओ आपने इस कस्टमर एंटरटेनमेंट में किया क्या? आपने बोला भाई हमने कस्टमर्स को बुलाया, खिलाया, घुमाया, सब कराया, तो इसलिए हमारा खर्चा हुआ, हमने इसको माइनस किया। HMRC बोला किसको घुमाया फिराया सब कराया, क्या खर्चा किया? आपने बोला कस्टमर्स को। तो HMRC ने आगे आर्गुमेंट किया कि जिस कस्टमर को आपने नहीं घुमाया फिराया सब कराया, वो भी तो आपके पास आके खरीद रहा है ना, या नहीं खरीद रहा है? या वही लोग खरीद रहे हैं जिनको आपने ये एक्टिविटीज करवाई हैं? तो आपने बोला नहीं यार, दूसरे लोग भी तो आके खरीद रहे हैं। तो HMRC ने कहा ये आपका डायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, जिस कस्टमर ने आपसे खरीदना है वो आपसे खरीदेगा, इनके बगैर भी खरीदेगा। आप उनको ये शशके तफरियां नहीं भी करवाओगे वो तब भी आपसे चीजें खरीदेगा। तो कस्टमर एंटरटेनमेंट को कभी भी HMRC वाले एक अलाउड ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं मानते। ऑल्दो आपने इसको डिडक्ट किया है, ओके फाइन कर लिया, लेकिन टैक्स एडजस्टमेंट्स करते वक्त इसको वापसी आपने क्या करना है,
एड बैक करना है, और एड बैक किस नाम से करना है? कस्टमर इंटरटेनमेंट, बिकॉज यहां से डिडक्टेड था, अब इसको वापसी एड बैक किया। अब इसके बाद एक और चीज, डेप्रिसिएशन एड बैक करवाया था। कुछ देर पहले बताया कि इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स वाले अपनी एक डेप्रिसिएशन देते हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल अलाउंसेस। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन कहते हैं, लेकिन टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन निकली हो, टैक्स डेप्रिसिएशन को क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल अलाउंसेस या एसबीए। क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल अलाउंसेस और एसबीए, दोनों अलग अलग चीजें, राइट? तो अब हमें यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन शायद और भी तरह के एक्सपेंसेस माइनस करने का मौका मिल जाए, जिनमें हो सकते हैं एसबीए स्लैश कैपिटल अलाउंसेस। इन चीजों को हम यहां से माइनस कर देंगे। बहरहाल बहुत सारी इस तरह की एडजस्टमेंट्स करके आपके पास एक अमाउंट आएगी, और ये हमने सारा काम क्या फाइंड करने के लिए किया था? टैक्सेबल प्रॉफिट्स। इस अमाउंट को क्या नाम दिया जाएगा? इसके डिफरेंट नाम हमने पढ़े थे, जरा पिछली स्लाइड देखो और उसमें पॉइंट्स पढ़ो। जब डिफरेंट तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स कर दी जाए, ये सारी एडजस्टमेंट्स किसमें की गई? अकाउंटिंग प्रॉफिट में जब डिफरेंट तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स कर दी जाए, तो रिजल्टिंगली आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसको नाम दिया जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट, या टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, या टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो मेरे दोस्तों, मैं यहां पे ये सारे लिखने लगा हूं। इस प्रॉफिट को हम नाम देंगे टैक्सेबल प्रॉफिट, या टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, या टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, या टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम भी नाम दिया जाता है। डिफरेंट टर्म्स कैन बी यूज्ड। तो हमने फाइनली ये सीखा कि किस तरीके से अकाउंटिंग प्रॉफिट में डिफरेंट तरह की टैक्स एडजस्टमेंट्स होती हैं, और ये टैक्स एडजस्टमेंट्स करना मैंडेटरी है, जरूरी है। इन एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास जो एक अमाउंट आती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग इनकम, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट, या टैक्सेबल प्रॉफिट्स। यस प्लीज, वो अलाउड होता है, वो अलाउड होता है। वेरी गुड क्वेश्चन दोस्त। मेजरली कितनी तरह की एडजस्टमेंट है? 1 2 3 4। आगे खोलते हैं, इधर देखो। एडजस्टमेंट वन में क्या क्या चीजें हैं? इधर इधर प्लीज। एडजस्टमेंट वन में कितनी चीजें हैं? ये एग्जाम्पल है। एडजस्टमेंट टू, एडजस्टमेंट थ्री, फिर एडजस्टमेंट फोर। सो डोंट वरी, हम कहीं भी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, इन सब चीजों को हम बिल्कुल खोल खोल के बयान करेंगे, राइट? देखो, एक एक कुछ चीजें मैं क्लास एंड करते वक्त बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्लास एंडिंग टाइम बता दूं। बीइंग माय फर्स्ट क्लास टुडे, आई वुड नॉट बी टेकिंग इट टू 6:30। मैं अराउंड कोई 5:20 5:30 तक इसको ऑफ कर दूंगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके कुछ अगर कोई लेने आता है आपको, तो आप प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा, राइट? मैक्स 5:30 तक का टाइम दे दीजिएगा। दूसरी अनाउंसमेंट सुन लीजिएगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो चुका है। आप एडमिन के लोग सर फहीम को बोल दीजिएगा आपको ग्रुप का पार्ट बना दें। और तमाम लोग जरा गौर से सुन लीजिएगा। ग्रुप में जब आप ऐड हो जाएंगे, तो उस ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे एक लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करके आपको जितने भी पीडीएफ स्टफ है, ये जो मैं फाइल लिख रहा हूँ एनोटेटेड फाइल है, एडिटेड फाइल है, तो हम वहां पे ड्राइव पे डालते रहते हैं, और आप इसको उस लिंक के थ्रू आप ड्राइव को ये तमाम चीजें एक्सेस कर सकते हैं। उसमें सर कंबर की क्लासेस का फोल्डर अलग नजर आएगा, मेरी क्लासेस का फोल्डर अलग से नजर आएगा, प्लस उसमें कुछ अलग से फाइल्स भी हैं, जिसमें कैप्लन किट भी है, बीपीपी किट है, कैप्लन स्टडी डेक से पीडीएफ फॉर्म में, टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस से 5-6 फाइल्स आपको इन दो फोल्डर्स के अलावा भी नजर आएंगी। तो तमाम एक्सेस चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द लिंक व्हिच विल बी अवेलेबल इन द व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन वंस यू एडिट इन द ग्रुप। याद क्लियर है? अब एक और चीज, अभी मैं वापसी अपना टॉपिक कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ड्यूरिंग क्लास ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ माइंड में रहे। बहुत सारे बच्चे भी ब्रेक में लेने गए थे, शायद उनको नोट्स वगैरह नहीं मिले होंगे, कॉपी नहीं थे, तो एटलीस्ट आप उनको बोल देते, वो आपके लिए रेडी रखते, ताकि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपके पास ये नोट्स हों, ताकि हम अपना एक अच्छे फ्लो में अपनी चीजों को कवर अप करते जाएं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? 3 बातें हो गई। क्लास में 5:30 तक ऑफ करूंगा आज की, ये पैकेज सिर्फ आज के लिए। सेकेंड चीज, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तमाम कोर्स मटेरियल एक लिंक के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर मोर, अब आ जाए एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करके अपनी इसको वाइंड अप करेंगे।
ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। आप थोड़े आपके देखो, टेक्स्ट की एक सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जन्म ले रहे होते हैं और होना भी चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन उन क्वेश्चंस के शायद मैं आपको फॉर दी टाइमिंग फौरन से आंसर नहीं कर सकूं, मैं आपको थोड़ा सा रोकूं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ देर बाद जाके ऑटोमेटिकली एड्रेस होने ही है, राइट। तो आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है जिसको मैं शायद फौरन से नहीं आंसर कर सकूं, उसकी वजह है कि मैं आपको अभी समझा नहीं सकूंगा, बिकॉज आप इतने एलिजिबल नहीं है कि उसको आप समझ सको। आप इसको अपने पास लिख लिया करें, और जब पूरा टॉपिक एक एंड हो जाए उसमें फिर भी वो क्वेश्चन रह जाए, तो फिर आई एम द लाइबल पर्सन कि आप मैं आपको एड्रेस करूं। लेकिन उससे पहले ही ये तमाम क्यूरीज आपकी रिजॉल्व हो चुकी होती हैं। और टेक्स्ट में बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें आती है, जैसे अभी एक भाई ने कहा कि सर टैक्स एडजस्टमेंट्स कितनी तरह की होती है, तो मैंने बोला मेनली 4 चीजें होती हैं, और फिर इन चारों की फर्दर एक्सप्लेनेशन भी आ गया है, डिटेल डिस्कशन है। तो उसी अब टैक्स एडजस्टमेंट्स के बारे में अब हम मजीद कुछ बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आई वांट टू मेक श्योर कि आर यू गाइस क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस स्लाइड, कि अकाउंटिंग प्रॉफिट, भाई इधर देखें इस स्लाइड पे सब ओके है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट में टैक्स एडजस्टमेंट्स होती हैं, टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक जाया जाता है। इनका जवाब क्यों जाया जाता है, क्योंकि हमें जो टैक्स देना है वो टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक प्रॉफिट्स पे देना है। टैक्स वालों की मर्जी के प्रॉफिट्स को नाम दिया जाता है टैक्सेबल प्रॉफिट्स। इस टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे जाते जाते अकाउंटिंग प्रॉफिट उठाए जाते हैं, इसमें डिफरेंट तरह की चीजें एड लेस की जाती हैं। एडलेस करने के बाद फाइनली हमें वो अमाउंट मिलता है जो टैक्स वालों की मर्जी के मुताबिक कैलकुलेटेड होता है, और इस पे हम फर्दर अपनी कंप्यूटेशंस करते हैं। ये सबको क्रिस्टल क्लियर हो गई बात? आवाज नहीं आई? जी प्लीज। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इनका एक सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा। इन्होंने एक सवाल ये पूछा कि सर जैसे डेप्रिसिएशन तो एड बैक करवा दी, इसकी कंपनसेशन में हमें क्या मिल गया, कैपिटल अलाउंस या एसबीए मिल गया। क्या इस तरह हर एक के साथ होगा कि एक मना किया गया उसकी बजाय दूसरा दिया गया? इसका आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर इंटरटेनमेंट माइनस हुआ था, सिंपली वापसी एड बैक करवा दिया, इसकी जगह पे इसकी कंपनसेशन में कुछ और नहीं मिला। तो ये तमाम चीजें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कुछ की कंपनसेशन मिलती है, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मना होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हमने अकाउंटिंग में नहीं लिए होते, लेकिन एचएमआरसी वाले कहते हैं ये तुम्हारा एक्सपेंस है, इसको माइनस करो। सही है। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे हमारे पास एक हेडिंग है अकाउंटिंग की, एक हेडिंग है टैक्स लॉ की, और आगे लिखा है टैक्स एडजस्टमेंट। इस स्लाइड पे हम रहते हुए सीखेंगे कि हमने अकाउंटिंग में जो मर्जी किया हो चलेगा क्या, मानी किसकी जाएगी, डैडी लोगों की, टैक्स लॉ की, और मर्जी के मुताबिक, किनकी मर्जी के मुताबिक काम होगा, टैक्सेशन अथॉरिटी के मुताबिक। अब यहां पे 4 तरह की मेजर एडजस्टमेंट्स होती हैं। अभी जो हमने बात की ना कि ट्रेडिंग इनकम 3 स्टेप्स होते हैं, पहले में हम पढ़ेंगे टैक्स एडजस्टमेंट्स, दूसरे में पढ़ेंगे कैपिटल अनालिसिस एसबीए, और थर्ड में पढ़ेंगे फिस्कल ईयर सिलेक्शन। अब इन पहले की बात हमने की, टैक्स एडजस्टमेंट्स के एक रैंडम डिस्कशन के एक फॉर्मेट में मैंने समझाया कि व्हाई दीज टैक्स एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अब आगे हम इसी के सिलसिले में बात करने जा रहे हैं कि टैक्स एडजस्टमेंट मेजरली कितनी तरह की होती है। कोई भी आपसे पूछा, आप बोलोगे 4 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 4 तरह की। पहली ट्रेडिंग इनकम, सेकंड ट्रेडिंग इनकम, थर्ड ट्रेडिंग एक्सपेंस, फोर्थ ट्रेडिंग एक्सपेंस। यार ये क्या चक्कर है, जब ट्रेडिंग इनकम है तो वो एक ही होना चाहिए, ये दो क्यों है? ट्रेडिंग एक्सपेंस है तो वो एक हेडिंग होनी चाहिए, दो क्यों है? तो अभी हम इसी को समझने जा रहे हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है यहां पे कि आप अकाउंटिंग में ट्रेडिंग इनकम में नंबर 1 में एक अमाउंट, एन अमाउंट विच हैज नॉट बीन कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम। अकाउंटिंग में रहते हुए आपने किसी चीज को ट्रेडिंग इनकम या सेल कंसीडर नहीं किया। कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम सेल कंसीडर नहीं करते हो? बड़ा एक आसान सा जवाब है इसका, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला है। अकाउंटिंग में कोई ऐसी चीज है जो बिजनेस से जा भी रही हो लेकिन उसको सेल कंसीडर ना किया जा रहा हो।
हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपनी बिजनेस की या इंडिविजुअल पर्सन की? इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस से अपने लिए भी तो कुछ लेकर जाता है ना। हाँ, अब आया जवाब। इंडिविजुअल पर्सन अपने बिजनेस से कुछ चीजें अपने जाती यूज के लिए भी लेकर जा रहा होता है, जिसको उर्फे आम में क्या नाम दिया जाता है, ड्राइंग्स का। आप एक शू सेलर हो, आप कस्टमर को जूते बेचते हो 600 में और जूते खुद खरीदते हो 500 में। आपकी कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में आप कितने का आप प्रॉफिट रख रहे हो, 100 का। लेकिन वही जूता अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जाओगे तो अकाउंटिंग में 600 पे रिकॉर्ड करोगे या 500 पे रिकॉर्ड करोगे? क्योंकि ये ड्राइंग है, ड्राइंग हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। लेकिन एचएमआरसी वाले कहते हैं कि भाईजान हमारी नजर में ड्राइंग कोई भी चीज नहीं है, हम नहीं मानते कि कोई ड्राइंग है। हम इस ड्राइंग को भी ऐसे कंसिडर करेंगे कि जैसे ये चीज आपने किसी को सेल की है। कॉस्ट पे तो रिकॉर्डेड है, लेकिन कॉस्ट से सेलिंग प्राइस तक ले जाना जरूरी हो जाएगा उसको। अब ये चीज माइंड में रख के स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं अकाउंटिंग में। अब मैं एन अमाउंट नहीं बोल रहा, अब मैं नाम ले रहा हूं। ड्राइंग हैज नॉट बीन कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम। अकाउंटिंग का रूल तो ये है कि ड्राइंग सेल नहीं है, ड्राइंग है। लेकिन एचएमआरसी वालों ने नया पंगा डाला। टैक्स लॉ बोलता है कि इट शुड बी कंसिडर्ड एज योर ट्रेडिंग इनकम। अब बताओ टैक्स एडजस्टमेंट में इस अमाउंट को क्या करें, ऐड करें या लेस करें? एक चीज जो 600 अगर टैक्स लॉ फॉलो किया तो वो डायरेक्टली 600 की रिकॉर्ड होती, लेकिन हम तो अकाउंटिंग करके आए, वो 600 वाली चीज कितने पे रिकॉर्डेड है, 500 पे। तो अब हमें इसको कॉस्ट से सेलिंग प्राइस तक लेके जाना है। हम इस अमाउंट को ऐड करें या लेस करें? ऐड करें। तो टैक्स लॉ के अंदर जो टैक्स ट्रीटमेंट होगी, हम इस अमाउंट को अपने पास ऐड करेंगे। ये बात क्लियर है भाई सबको? लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि हमारी नजर में ड्राइंग कुछ नहीं होता। अगर ऑनर अपने घर कुछ लेके भी गया तो हम उसको ऐसे समझेंगे जैसे ये चीज किसी को आपने सेल की है, तो इसको सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, सेल्स में जाएगा। जी। यार ऐसे तो ऑनर सब कुछ ही अपने घर ले जाए, उससे होता क्या कि जब एक चीज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है तो प्रॉफिट्स कम होते हैं। एचएमआरसी की क्या ख्वाहिश है कि वो हमसे कम टैक्स ले या ज्यादा टैक्स ले? ज्यादा टैक्स कब लगेगा, जब आपकी सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा। इसी वजह से वो आपकी इसको सेल कंसिडर करवा रहे हैं ताकि आपकी तरफ से टैक्सेशन ज्यादा हो। बाय द वे, हमारा दिया जाने वाला टैक्स, टैक्स बॉडी के लिए क्या है, रेवेन्यू। जब भी तो टैक्स बॉडीज को रेवेन्यू बॉडीज भी कहा जाता है। एफबीआर का फुल फॉर्म क्या है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हमारा दिया जाने वाला टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है। तो वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहेंगे कि नहीं बढ़ाना चाहेंगे? तो उसके लिए ये कुछ जगहों पे ऐसे काम करते हैं कि उनकी फेवर के होते हैं, और कुछ जगह पे ऐसे काम करते हैं कि वो टैक्स पेयर की फेवर में होते हैं कि टैक्स लायबिलिटी कम बने, राइट? अब अगली चीज, सेकंड। जी प्लीज। जी ड्राइंग्स, ये ड्राइंग से रिलेटेड है, डोंट वरी, एक जनरल डिस्कशन है। आगे आप देखो कि एडजस्टमेंट 1 है तो इसमें पूरी स्टोरी के साथ है बात। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड इज आल्सो पर्टेनिंग टू ट्रेडिंग इनकम। और करना जरा क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट, अकाउंटिंग में आपने क्या हरकत की हुई है। एन अमाउंट हैज बीन कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम। इसकी एग्जांपल ऊपर से समझा देता हूं। इन दो को पढ़ लो, आपको बात समझ में आ जाएगी मेरी। कि कुछ ऐसी अमाउंट्स हैं कि उन अमाउंट्स को आपने ट्रेडिंग इनकम समझा हुआ है। आपकी इनकम है, इससे मना नहीं है, लेकिन वो ट्रेडिंग इनकम नहीं है। जैसे आपने ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल एडअप कर दिया था, अकाउंटिंग पीएनएल बनाते हुए ग्रॉस प्रॉफिट में इंटरेस्ट या रेंटल इनकम ऐड कर दी थी। इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। इन चीजों को माइंड में रख के पढ़ो कि कुछ ऐसी चीजें हैं विच हैज बीन कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम। एचएमआरसी वाले क्या बोल रहे हैं, एचएमआरसी वाले बोल रहे हैं इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम। एचएमआरसी वाले बोल रहे हैं ये आपकी ट्रेडिंग इनकम नहीं है भाई लोग। अगर ये ट्रेडिंग इनकम नहीं है तो हमें एडजस्टमेंट करते वक्त इसको क्या कराना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। ये बात पल्ले पड़ रही है भाई सबके? तो हमने पहले एग्जांपल देखी, ट्रेडिंग इनकम में हमने एक चीज को इनकम नहीं रिकॉर्ड किया था, उस एचएमआरसी ने हमें उसको इनकम रिकॉर्ड करवाया।
दूसरी चीज हमने ट्रेडिंग इनकम के तौर पे रिकॉर्ड की हुई थी, लेकिन उसको एक्सक्लूड करा दिया, माइनस करवा दिया। थर्ड बात करते हैं एक्सपेंसेस की। कह रहे कि फ्यू एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग पीएनएल। अकाउंटिंग पीएनएल बनाते हुए कुछ चीजें एक्सपेंस के तौर पे माइनस हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल कस्टमर एंटरटेनमेंट, कुछ इस तरह की चीजें आपने माइनस कर दी हैं। लेकिन ये वाली चीजें टैक्स वालों की नजर में अलाउड एक्सपेंस नहीं है। अगर एचएमआरसी वाले एक एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं मान रहे तो व्हाट वुड बी द टैक्स एडजस्टमेंट? उस अमाउंट को ऐड किया जाए या लेस किया जाए? भाई एक्सपेंस है, लेस तो वो ऑलरेडी हो चुका है। एचएमआरसी वालों ने मना कर दिया है कि वे एक्सपेंस नहीं मान रहे, तो उसको वापसी ऐड बैक करवाओ। वेरी गुड। जैसे हमने यहाँ पे इसके लिए किया था, डेप्रिसिएशन डिडक्टेड थी, कस्टमर एंटरटेनमेंट डिडक्टेड थी, वापसी ऐड बैक करवाए दोनों, क्योंकि इन चीजों को एचएमआरसी अलाउड एक्सपेंस नहीं मानती। लास्ट वन, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। कह रहे कि फ्यू एक्सपेंसेस which have not been deducted from accounting P&L। क्या आपने अपना अकाउंटिंग पीएनएल बनाते वक्त कुछ चीजें माइनस नहीं की होती, लेकिन एचएमआरसी वाले कहते हैं जाओ जी लो अपनी जिंदगी, हम तुम्हें ये एक्सपेंस एक अलाउड एक्सपेंस के तौर पे अलाउ करते हैं। अगर एचएमआरसी ने एक चीज हमें अलाउ कर दी तो हम उसको फिर अपने पास से क्या करवाएंगे? माइनस करवाएंगे। इसकी एग्जांपल क्या है? कैपिटल अलाउंस या एसबीए। यहां तक सही है भाई? तो हमने ब्रॉडली देखा। देखो समझो, चीजें दिमाग में बिठाओ। मैं हमेशा बच्चों को इस तरह से चीजें बताता हूं कि भाई कुछ ऐसे पेपर है दुनिया में, पाकिस्तान में जैसे सीए के फाइनल लेवल के पेपर्स हैं या आईसीडब्ल्यू के पेपर्स हैं, वो ओपन बुक पेपर्स हैं। आप अपनी किताबें लेके चले जाओ एग्जाम हॉल में, बड़े बड़े आईएएस आईएफआरएस की बुक आप लेके चले जाओ। ड्यूरिंग एग्जाम आप अपनी बुक्स खोल के भी काम कर सकते हो, तब भी पास नहीं करते बच्चे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि बुक होना या दिमाग में होना चीज? तो दिमाग में बिठाओ चीज। और टैक्सेशन में इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं, इतनी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं कि अगर डे वन से दिमाग चलाना नहीं शुरू किया ना तो कभी ग्रिप नहीं कर पाओगे। राइट? तो हमें टैक्सेशन पढ़ने के लिए एक तो रट्टा नहीं लगाना भाई, हमें इतना एक्सपर्ट करना है खुद को और क्लैरिटी रखनी है चीजों से कि कोई भी चीज हमारे सामने आए हमें उसका ए टू जेड सब मालूम। मैंने ट्रेडिंग इनकम से ब्रेक के बाद से इनफैक्ट जो बात की थी मैं उसको एक दफा रिकॉल करूंगा, और रिकॉल करके मैं अपनी क्लास वाइंड अप करूंगा। ये किस तरीके से माइंड में रखना है वो पैटर्न बता रहा हूं। जरा अपने नोट्स क्लोज कर दीजिएगा प्लीज, गौर से सुन लीजिएगा। मैं आपको समरी बताता हूं कि आज जो आप पढ़ के जाना वो आपके दिमाग में ऐसे फ्लो में होना चाहिए। अगली क्लास में मैं किसी को यहाँ पे इनवाइट करूं तो वो आके बता दे कि लास्ट क्लास में हमने ये ऐसे पढ़ा था। कुछ ऐसे सीख के और दिमाग में रख के जाना है। हमने ट्रेडिंग इनकम की बात की जिसको बिजनेस इनकम भी कहा जाता है। तीन हिस्सों में डिवाइड करके सीखेंगे। नंबर वन, टैक्स एडजस्टमेंट्स करेंगे। नंबर टू, कैपिटल अलाउंस। बाय द वे कैपिटल अलाउंसेस इज आल्सो वन ऑफ द एडजस्टमेंट, लेकिन इसको अलग से क्यों लिखा गया? क्योंकि एक मेजर एरिया है। तो टैक्स एडजस्टमेंट्स, सेकंड में कैपिटल अलाउंसेस और एसबीए, और थर्ड सिलेक्टिंग टैक्स ईयर। तो जब भी कभी ट्रेडिंग इनकम की टैक्स में बात होगी ये तीन हिस्से आपके माइंड में आने चाहिए। फिर हमने पहले हिस्से की बात की कि टैक्स एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ। टैक्स एडजस्टमेंट्स का मतलब यह है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स होते हैं एचएमआरसी को ये वाले प्रॉफिट्स एक्सेप्टेबल नहीं होते। वो कहते हैं कि इन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को चलो पहला काम ये करो कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करो। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को टैक्सेबल प्रॉफिट्स तक ले जाने के लिए ये गैप कौन ब्रिज करता है? आपकी टैक्स एडजस्टमेंट्स। टैक्स एडजस्टमेंट मेनली कितनी तरह की होती है? चार तरह की। पहली किससे रिलेटेड है? सेकंड किससे रिलेटेड है? इनकम से रिलेटेड। थर्ड और फोर्थ किससे रिलेटेड है? आपकी एक्सपेंसेस से रिलेटेड। नंबर वन में हमने ये सीखा कि कुछ ऐसी अमाउंट जो हमने ट्रेडिंग इनकम में एज इनकम रिकॉर्ड नहीं की होती, एचएमआरसी वाले कहते हैं ही हमारी नजर में ये इनकम है, चलो इसको रिकॉर्ड करो, ऐड करवाओ। इसकी एग्जांपल क्या? ड्राइंग्स। सेकंड, ये भी ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड है कि कुछ अमाउंट्स को ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग इनकम में शामिल किया होता है। एचएमआरसी वाले कहते हैं ये आपकी इनकम तो है लेकिन ट्रेडिंग इनकम नहीं है, चलो इसको माइनस करो। ऐसी क्या चीज है?
इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम वगैरह वगैरह, जो भी चीजें, जो भी इनकम एट ग्रॉस प्रॉफिट में एडेड है, इनको माइनस करो, और इनके सेपरेट हेड्स मौजूद हैं, ये वहां पे रिपोर्ट होंगी, वहां पे टैक्स होंगी। अगर गेन ऐड किया तो इसको यहां से हटाओ, बिकॉज इसके लिए अलग टैक्स हेड है, कैपिटल गेन टैक्स का। फिर हमने थर्ड पढ़ा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस के बारे में, कि कुछ ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स तक जाते हुए माइनस किए होते हैं, लेकिन एचएमआरसी वाले बोलते हैं कि हम इन एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं मानते, आपने ये माइनस किया हुआ है, चलो शराफत से इनको ऐड बैक करवाओ। उसकी एग्जांपल में दो ही हमें अभी तक पता है, डेप्रिसिएशन पता है और कस्टमर इंटरटेनमेंट लास्ट, ये भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है। हमने कुछ चीजें अकाउंटिंग प्रॉफिट बनाते वक्त माइनस नहीं की होती, एचएमआरसी वाले कहते हैं कि जाओ हम तुम्हें ये एज एन एक्सपेंस अलाउड करते हैं, तो इसको माइनस करवा लो, डिडक्ट करवा लो, लेस करवा लो। इसकी एग्जांपल क्या है? कैपिटल अलाउंसेस और एसबीए, याद रख सही। तो हाँ, ऑफ कर देता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ये इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में फ्लो में रहेंगे, सही है ना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास में आने से पहले सबके पास नोट्स हो, और जो आज हमने पढ़ा है ये एक दफा एक नजर देख कर आइएगा, बिल्कुल 0 मीटर माइंड के साथ नहीं आना। जो आज पढ़ा है इसको दिमाग में रख के आना, बिकॉज इसी से रिलेटेड हम आगे फर्दर एडजस्टमेंट सीखने जाएंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्यूरी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग? ऑल राइट, फिर इसको यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।